हूँ आप सबको आवाज़ ठीक तरह से आ रही होगी और आप तक वीडियो भी ठीक तरीके से पहुँच रहा होगा। तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते उनके लिए। और फालतू के कमेंट करने से बचिएगा, नहीं तो सीधे उठाकर ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। ठीक है ना, आप स्मार्ट बनेंगे, दिक्कत कुछ और हो जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है, लाइव का आनंद लें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। तो कहाँ से शुरू किया जाए साहब? ठीक है, बहुत बढ़िया, लाइक कर दिया है, अच्छी बात है। लाइक करें और जो है फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लें ताकि उन तक भी लाइव पहुंच जाए जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। राइट। और जब तक आप लोग शेयर करें तब तक उस समय का हम सदुपयोग कर लेते हैं। फटाफट शुरुआत के 1 मिनट इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने, यदि आपको लाइव पसंद आता है तो अपनी फ़ीस भर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। और इसके अलावा 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कुछ कमेंट के साथ। यहाँ कमेंट भी जा सकता है। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला हो, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL है। 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए, बेल दबाते एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक करना है। t.me/nshukla पर जाकर इस चैनल से जुड़ जाइए। फिर टेलीग्राम पर @nshukla को सर्च कर लीजिए, फोटो के साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पर @365 को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कूशर चैट ट्विटर पर @nshukla को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं भारत में रहने वालों के लिए और उन भारतीयों के लिए जो भारत में नहीं रहते, यानी NRIs के लिए। वो सभी अपने अपने गूगल फॉर्म अपने हिसाब से भर दें। और वॉलंटियर फॉर्म भी है, तो जिनको काम आता है वॉलंटियर फॉर्म भी भर सकते हैं। राइट। तो चलिए साहब शुरू करेंगे स्पीड में। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार। और ऑडियो एंड वीडियो इज़ ओके। कोई कहते हैं ऑडियो लो है। भाई साहब, एक कमेंट करने से पहले कम से कम सोच लिया कीजिए कि अगर बाकी किसी ने नहीं कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपन अपने लेवल पे एक बार चेक कर लें उसको, है ना? तो चेक कर लिया कीजिए सर। ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है पूरे लाइव में सिर्फ एक व्यक्ति की कमेंट की वजह से। तो चलिए सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करें जहाँ से हमेशा करते हैं, यानी कि आपकी सेहत से। और आपकी सेहत की बात यदि करें तो फिर से एक नया बवाल क्रिएट होने वाला, और वो सुपर बग ने मचाया दुनिया भर में कहर। साल भर में 1 करोड़ लोग गंवा देंगे अपनी जान, दवा बेअसर। अब ये कौन सा सुपर बग है? ये वो सुपर बग है जो आप लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक के एब्यूज़ से ये एक नया स्ट्रेन तैयार हो गया है। अब क्योंकि एंटीबायोटिक के एब्यूज़ से ही हुआ है, एंटीबायोटिक का एब्यूज़ समझ रहे हैं, यानी हर चीज़ में एंटीबायोटिक खा लेना। गले में खराश है, एंटीबायोटिक खा लो। सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक खा लो। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिसमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है, उन तमाम सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करने पे। लेकिन हम लोग हर चीज़ में एंटीबायोटिक खा लेते हैं। डॉक्टर भी लिख देता है क्योंकि हमको जल्दी ठीक होना, हम जाते हैं तुरंत बोलते हैं हमको जल्दी ठीक होना है। फटाक से उसने एंटीबायोटिक लिखी, हमने एंटीबायोटिक खा ली। ना सिर्फ एंटीबायोटिक लिखी हमने खा ली, बल्कि इनफैक्ट डॉक्टर ने लिखा 7 दिन के लिए, हमने खाई 2 दिन या 3 दिन और बीच में छोड़ दी। तो ये जो इसको बोलते हैं एब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का जो एब्यूज़ है, ये तमाम सारी बीमारियों के साथ मिलकर जो है एंटीबायोटिक का एब्यूज़ के साथ में जो है ये आपके सामने नया बग एक तैयार हो गया। तो उम्मीद करेंगे लोग एंटीबायोटिक से बचें, सुपर बग जिसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई दवा असर नहीं करेगी, एंटीबायोटिक भी असर नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक के एब्यूज़ से ही तो बना है ये। तो एंटीबायोटिक कैसे असर करेगी? तो CDC डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, तो इसने जो है इसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यदि इसको माने तो एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के कारण ये सुपर बग बना है। और हर 10 मिनट में फ़िलहाल अमेरिका में एक व्यक्ति की जान ले रहा है। 50,000 लोग इसके मृत्यु से हो चुकी है। और आने वाले समय में 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों की जान सालाना लेगा ये, और इस पर कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। ठीक है, तो ज़रा सोचिएगा दोबारा एंटीबायोटिक लेने से पहले। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना,
ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने अपने अरबों खरबों कमाने के लिए आपके शरीर में जो केमिकल डाल दिए ना, ये उनका नतीजा है। तो तमाम सारे डॉक्टर्स जो हमारे इस लाइव को सुन रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, सर एंटीबायोटिक सोच समझ कर लिखिए, कम से कम लिखिए। पर वो भी क्या करें, आदमी आता है एकदम स्पीड में, रॉकेट की स्पीड से आता है, रॉकेट की स्पीड से उसको ठीक होना होता है। तो कैसे काम बनेगा, ठीक है ना। तो सर्दी जुकाम लोगों को यदि उससे बचना है तो सर्दियाँ आ रही हैं, उससे पहले अभी मौसम ऑलरेडी बदल रहा, आगे भी बदलाव होगा। पोलन एलर्जीज़ आपको लगेंगी, सर्दी जुकाम पोलन एलर्जी से ही लगता है। तो उसके लिए विटामिन सी खाइए, दबाकर आंवला है, तमाम सारी चीज़ें जिसमें विटामिन सी बहुत होता है। तो आपको इन तमाम सारी चीज़ों से बचेंगे आप, और साथ ही साथ आपको जो है दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी, ठीक है। हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि हमें आपकी चिंता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और दूसरी बात पर बात करें। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे आज, और उस वीडियो से आपको जो ब्लड लोग देते हैं या जो ब्लड किसको देना है, कौन सा ब्लड किसको जाएगा, ये वीडियो इसके लिए, और इस वीडियो को हम कल टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। कौन सा ब्लड किस किस को जा सकता है। ये ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को जाएगा। हमारे मन में एक रहता ना कि कोई सा ब्लड किसी को भी चला जाएगा। ए नेगेटिव किस किस को जाएगा, देखिए ए नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को भी जाएगा, ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी नेगेटिव को भी जाएगा। बी पॉजिटिव कितनों को जाएगा, सिर्फ बी और ए बी पॉजिटिव में, और नेगेटिव फिर 4 लोगों में जाएगा, 4 अलग अलग ग्रुप्स में जाएगा, ठीक है। अब एक कन्फ्यूजन है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ना ना ना, सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूनिवर्सल डोनर होता है। इनफैक्ट ओ नेगेटिव सही मायने में यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ये सभी को चढ़ाया जा सकता है। तो यह आपके लिए जानकारी इसलिए ताकि आपको मालूम रहे कि कौन कौन सा ब्लड किस किस को चढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सा ब्लड कहाँ है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो हमने कहा आपके साथ में शेयर करेंगे, राइट। तो कई सारी भ्रांतियाँ लोगों की दूर हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ उससे। ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर जो मानते हैं कि किसी में भी चढ़ जाता है, तो नहीं, इसके मुकाबले ओ नेगेटिव ज़्यादा लोगों में चढ़ जाता है, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव में चढ़ता है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक एक करके हम खबरों का विश्लेषण करेंगे, और उस एक एक खबर में आपके मतलब की खबर आज ज़्यादा रहेगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस देश के अंदर जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, जो आपकी सुरक्षा से सीधे सीधे संबंधित है। चलिए अब एक और वीडियो, और ये सीधे सीधे आपकी सुरक्षा से संबंधित है। ये एक पुलिसकर्मी आया पुलिस की ड्रेस में, जयपुर की ये घटना है। ये पुलिसकर्मी आया, इसने घंटी बजाई, सामने से एक लेडी आई, तो इसने लेडी से पानी मांगा पीने के लिए कि मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, मुझे पीने को पानी चाहिए, तो क्या आप पानी दे देंगी। तो इन्होंने पानी दे दिया, भाई पुलिस वाला है, ड्यूटी पर है। बड़े आराम से इसने पानी पिया। पानी इसलिए पिया क्योंकि मालूम चले घर के अंदर कौन कौन है। अब इसने एक गिलास और पानी मांगा, एक गिलास और दे दीजिए ताकि मालूम चले अंदर कौन कौन है। अब एक गिलास और पानी पिया, और जैसे ही इसने वापस किया ग्लास, ये देखिए ग्लास वापस करने, ये पूरा दरवाज़ा खींचा, और ये पकड़ा, गर्दन पकड़ी, मुंह दबाया, ये बाकी के लोग आ गए, धड़ाधड़ घर में घुस गए, और उसके बाद चोरी करके भाग गए। लेकिन ये महिला बाल बाल बच गई, और उसने इसके बाद में जो है तमाम सारे और लोग भी निकल के आए अगल बगल के, उन्होंने भी पूछा क्या हो गया। फिर सारे लोग जो है पुलिस में जब इसकी रिपोर्ट की गई, तो पुलिस से मालूम चला कि भाई ये पुलिस नहीं है, पुलिस के ड्रेस में, पुलिस के रूप में बहरूपिये हैं, चोर हैं, बदमाश हैं,
और ये हत्या भी कर सकते हैं। तो पुलिस अब इनकी जांच कर रही है। जयपुर में ये घटना हुई, तो जो जयपुर के और राजस्थान के जो लोग हैं, खास करके आप थोड़ा सा सचेत रहें, और सचेत पूरे भारत के लोग रहें, दिल्ली के, मुंबई के, जहाँ जहाँ के लोग हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है, इस बात को थोड़ा समझ कर चलिए। जब भी दरवाज़ा खोलें तो एक चेन लगी होती है उसमें, उस चेन को लगा कर खोलें। यदि आपके घर में कोई नहीं, खासकर महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, बुजुर्गों से निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी कीमत पर आप चेन तब तक ना खोलें जब तक आप बहुत अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को ना जानते हों। बिल्कुल ना खोलें, अन्यथा ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 2 चीज़ें हो गई आपके मतलब की। अब जान की बात तो हो गई, अब माल की बात भी हो जाए। तो आपके माल पर भी साहब लोगों की नज़र है, ज़रा बचकर चलिएगा। पैन कार्ड के जरिए फर्जी तरीके से उठाए 39 लोन। जब पैन कार्ड धारक लोन लेने बैंक पहुंचा तो हुआ ये खुलासा। ये भी राजस्थान के जयपुर की घटना है, साइबर ठगी का खेल है। 39 लोन उठा लिए गए साहब, अलग अलग, ठीक है ना, जिनमें से 9 लोन की किस्त ही नहीं चुकाई गई। और ये जो कार्ड होल्डर है ये डिफॉल्टर हो गया, इसको मालूम ही नहीं बेचारे को। ये कैसे हुआ अब समझिए। आजकल बड़ा आसान है और बहुत इजी होता है। आप कईयों बार आपने देखा होगा, आप लोग जाते हैं अपना पैन कार्ड आपने फ़ोटोकॉपी कराया, फ़ोटोकॉपी वाले का छोड़ दिया, एक कॉपी अच्छी नहीं आई, ले लीजिए, उसको पैसे दे दीजिए, या फिर आपने पैन कार्ड अपना किसी और को दे दिया। जब आप इस प्रकार से पैन कार्ड देते तो उस पैन कार्ड के ऊपर आजकल ऑनलाइन ऐप्स तमाम सारे आ रहे हैं जिससे कि खटाक से लोन निकल जाता। तो ये जो बदमाश क्या कर रहे हैं कि आपके पैन कार्ड के ऊपर लोन निकाल ले रहे हैं और अलग अलग जगह से लोन निकल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आपको मालूम कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें नंबर तो कोई दूसरा दे रखा फ़ोन का, रजिस्टर्ड नंबर कोई और होगा जहाँ आपके पास कभी आएगा ही नहीं मैसेज, और वो वर्चुअल नंबर होते हैं, उनको पकड़ पाना भी असंभव है। तब इसको पता कैसे करें? तो आपके पास जितने भी ये जो पेमेंट ऐप्स हैं ना, इनमें देखिए, इनमें कहीं ना कहीं स्कोर दिया होगा, सिबिल स्कोर है ना। उस स्कोर को जाकर एक बार ज़रूर, फ्री होते हैं वो, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसको जब चेक करेंगे ना तो उसमें आपके पास में अंदर जाके दिखाएगा डिटेल्स में कि कौन कौन से आपके लोन चल रहे हैं। तो जो लोन आपके चल रहे हैं ना, उन लोन को आप बंद करा सकते हैं। बड़ी हैरानी की बात होती कि मैंने भी जब अपना देखा तो मेरे भी 2 लोन उसमें चल रहे थे। हालांकि वो ज़ीरो अमाउंट था, उसमें विड्रॉल नहीं था, तो किसी ने तो भी सैंक्शन कर दिए, अपन ने नहीं उठाया, बात एक अलग है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इन लोन को बंद कैसे कराएं। तो आपको उस कंपनी को ढूंढना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर, उस कंपनी पे जाकर उस कंपनी को मेल करना होगा कि ये हमारा लोन चल रहा है, इसको बंद कीजिए, हमने आपसे कभी लोन नहीं लिया। ठीक है, इसमें खासकर ये जो मनी शनी टाइप की जो ऐप्स होती है ना, ये बहुत इस तरह के, इनके लोन्स बहुत होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तिवारी जी ने हमको ज्ञान दे दिया, बोले सिबिल फ्री नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा, हमको पता नहीं है। ऐसे मूर्खतापूर्ण कमेंट ना करें, मैंने पहले ही बोला था, शुरुआत में बोल दिया था, कृपया करके मूर्खतापूर्ण कमेंट ना करें। जो चेक कर लिया हमने उसके बाद ही आपको बता रहे हैं। फ्री है मतलब फ्री है, ऐप्स के थ्रू फ्री है। जितनी पेमेंट ऐप्स हैं उसमें ज़्यादातर पेमेंट ऐप, जो अच्छी पेमेंट ऐप हैं, वो ये ऑप्शन देती हैं और फ्री में ऑप्शन देती हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो मेहरबानी करके ऐसे कमेंट ना किया कीजिए जिस बारे में आपको जानकारी ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो पैन कार्ड आधार से ज़रूर लिंक करें, तब ऐसा नहीं होगा। तभी भी होता है मधुकर जी, सबके लिंक हैं, कोई ऐसा पैन कार्ड अब नहीं है जो आधार से लिंक नहीं है, इसके बावजूद लोन उठ जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने सैंक्शन करके डाला हुआ है। ठीक है, तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन करके डाला हुआ है, हमने नहीं उठाया, बात अलग है। ठीक है, लेकिन वो दिख जाता है कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने ये लोन डाला हुआ है। खैर एनीवेज, चलिए अब आगे चलते हैं। आपकी 2 फ़ायदे की बात हो गई कि आप पर हमला हो तो कैसे बचना, और आपके साइबर हमला होना हो तो कैसे बचना है। बस उन लोगों की मैं मदद नहीं कर पाऊँगा जिन लोगों को ज्ञान ज़्यादा है, जिनको मालूम है कि क्या चीज़ फ्री नहीं है, क्या है ना। ठीक है चलिए और आगे चलते हैं, और अब आपके फ़ायदे की बात करते हैं। दाल, राइस प्राइस, आलू प्याज टमाटर से लेकर सस्ता हो गया खाने का सामान, सरसों के तेल के भी गिरे रेट्स, चेक करें। तो आलू प्याज टमाटर सब कुछ सस्ता हो गया साहब। वो लोग कह रहे थे महंगा है महंगा है महंगाई है, अब तो सब सस्ता है, अब तो न्यूज़ में आ रहा है। कब की है भाई, पहले देख तो लें। 13 सितंबर 2022 दिख तो रहा है ना। कुछ लोग सोचते पता नहीं कब की न्यूज़ दिखा दी, तो भाई डेट और टाइम भी दिखाना पड़ता है, बड़ी आफत है।
तो ठीक है साहब, जिनको लग रहा था महंगाई है महंगाई है महंगाई है, उनको ये न्यूज़ दे दीजिएगा कि आलू प्याज टमाटर जो वहाँ मिल नहीं रहा है, वो सब कुछ यहाँ सस्ता हो गया है। ठीक है, क्लियर है। तो रेट्स भी चेक कर लें सर, जो रेट्स हैं, ठीक है ना। चावल 38.27, गेहूँ 31.32, आटा 36.43, चना दाल 74 रुपये, अरहर दाल 111, उड़द दाल 108, मूंग दाल 102, मसूर दाल 97। ये तमाम सारे रेट्स जो अब आपके सामने, और इन सब के अलावा रिटेल जो कीमत है बाकी सारी चीज़ों की, प्याज 26 रुपये के आसपास जो इन्होंने छापी है हमारे यहाँ, मतलब और मंडी में सस्ती मिलती है। टमाटर 41 छापा हुआ है, आलू 28 छापा हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। ठीक है, अब सस्ती कैसे हो रही हैं? उन्होंने लिखा सरसों का तेल भी सस्ता हो रहा है। ज़रा देखें, पाम ऑयल इंपोर्ट सस्ता हो सकता है खाने का तेल। अगस्त में 87% बड़ा पाम ऑयल का आयात, पाम ऑयल का आयात बढ़ गया है, तो खाने का तेल सस्ता हो गया, क्योंकि ब्लेंडेड ऑयल के नाम पर आपको कौन सा पकड़ाया जा रहा है? ब्लेंडेड ऑयल के नाम पर आपको मिलावटी तेल पकड़ाया जाए। मिलावटी कहते हैं ना, उसमें तेल में कुछ मिलावट। तो सरसों का तेल जो आप लेते हो उसके ऊपर देखिए ध्यान से, लेबल को पढ़िए, 100% सरसों का है या नहीं। मैंने ऐसे ऐसे पैकेट देखे हैं साहब जिस पर लिखा कच्ची घानी तेल, सरसों का तेल, और उसमें अंदर देखा तो ब्लेंडिंग मिला हुआ, 40% सरसों का तेल है, बाकी पाम ऑयल है। क्योंकि हिलाते ही जो समझदार व्यक्ति है वो जैसे ही तेल को हिलाएगा उसको वो गाढ़ापन देख के समझ जाता है सरसों का है या नहीं है, क्लियरली समझ में आता है। ठीक है ना। तो पाम ऑयल क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गया, 87% अगस्त में इंपोर्ट बढ़ा पाम ऑयल का। पाम ऑयल हम बाहर से लेते हैं, तो क्योंकि पाम ऑयल सस्ता है तो तमाम सारी ब्लेंडिंग भी होने लगी तमाम सारे तेलों के साथ में। उसे बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त भी होना नहीं चाहिए, लेकिन है ऐसा। तो ध्यान से देखिए आप कि पाम ऑयल तो नहीं खा रहे आप कहीं सरसों के तेल पे के नाम पर और सनफ्लावर ऑयल के नाम पर, या जो भी आपका ऑयल है। हम आपसे ये निवेदन करेंगे, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर तेल लगता है एक सामान्य परिवार में 1 महीने में, है ना। अगर हम 100 रुपये की जगह 110 या 120 का तेल ले लेंगे तो उस 10-20 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सेहत ज़रूर बनी रहेगी। तो कम से कम मोदी जी कुछ भी कहते रहें, सरकार कुछ भी कहती रहे, हम तो कभी नहीं कहेंगे कि आप पाम ऑयल खाएँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे देशों में पाम ऑयल खाने के उपयोग के लिए बैंड है, बिल्कुल पूरी तरह से बैंड है ना। पाम ऑयल को मशीनरी और तमाम सारी इन उपयोग में लिया जाता है, खाने में नहीं इस्तेमाल किया। तो हम फिर से निवेदन करेंगे अपने दर्शकों से कि आप ऐसा कोई तेल ना खाएं जिसमें ब्लेंडिंग हो पाम ऑयल की, ठीक है। और या फिर पाम ऑयल अगर आप खाते हैं रिफाइंड के नाम पर, आप जो नमकीन खाते हैं वो सभी पाम ऑयल में तले हुए होते हैं। तो कोई आपसे बोले रिफाइंड है तो कहना पहली बात तो हम रिफाइंड का खाते नहीं हैं। आप याद कीजिए वो ज़माना जब आप लोग छोटे रहे होंगे, बचपन में हम लोग कोई नमकीन लाते थे तो 10-15 दिन में उसके अंदर हीक आ जाती थी, है ना। याद है ना, डब्बे में बंद करके ज़्यादा कस के रख दिया गर्मियों में तो हीक मार जाता था 4-5 दिन में ही, 10-15 दिन का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। अब वो चीज़ें बंद हो गई। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, इनसे बचिए, पाम ऑयल से बचिए, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, कम से कम तेल के मामले में, खाने के किसी भी मामले में, ठीक है। आइए, राइस ब्रांड ऑयल लिख दिया आपने, राइस ब्रांड ऑयल होता है सर, मैं प्रेफर नहीं करता राइस ब्रांड ऑयल को। बाकी लोग जिनको खाना है वो, उन्होंने तमाम सारे ओराइजोलॉल है, फलाने टिकाने, तो दुनिया भर की चीज़ें निकाल दी, फंडे खूब हैं सर निकालने के। जो बुज़ुर्गों ने बताया उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। सरसों का तेल, इसके अलावा आपके पास में मूंगफली का तेल है, इसके अलावा आपके पास में कोकोनट का तेल है, इसके बाद में आपके पास में सनफ्लावर ऑयल है। जो नेचुरल चीज़ें उससे खाइए ना, क्यों चक्कर में पड़ना है। और तेल को बदलते रहिए, एक ही जैसा तेल नहीं कि वो आपकी वेन्स और आर्टरीज में जाके जमे, बदलते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम पे, समय के अनुसार। सर्दियाँ हैं सरसों का खा लिए, गर्मियाँ हैं लाइट ऑयल ले लीजिए, सनफ्लावर ऑयल है, तमाम सारे और ऑयल है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस खबर के बारे में, आप यहाँ जो इतनी सारी खबरें लेते हैं वो सही है या गलत है। एक खबर की तरफ चलते हैं जो हमने आपको खबर पहले दिखाई थी। वो खबर क्या थी कि पहले भारत ने बासमती जो फुल पूरा चावल था उसको बैन किया। इसके बाद में जो किनकी है, किनकी बोलते हैं ना, टूटे चावल को टूटन बोलते हैं, किनकी बोलते हैं, किनकी पर 20% का पहले टैक्स लगाया सरकार ने, उसके बाद उसको भी बैन कर दिया। ये खबर हमने आपको कब दी थी?
समय हो गया, एक आध हफ्ता, है ना। वो खबर सर आ गई और अब मुख्य अखबारों में भी आ गई। भारत के एक फैसले से 100 से अधिक देशों को दिखाई देने लगे तारे। जाने क्या है ये फैसला और इसके लेने की वजह। तो क्या है, भारत ने जब टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत के इस फैसले का सीधा असर उन देशों पर पड़ा है जो इसको आयात करते हैं। अब समझिए पूरी बात को, 13 सितंबर 2022 की, ठीक है। हमने कब बताया आपको? अब इस खबर को समझिए, उस समय भी हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हमने जो पूरा चावल है उसको बैन किया, उसको बीच बीच में रिलीज़ करते हैं कुछ कुछ टाइम के लिए। तो अब हुआ क्या कि चावल की कीमत बढ़ गई। क्यों? आप भी तो ऐसे ही करते हो पेट्रोल वेट्रोल के साथ में, आप भी तो ऐसे ही करते हो कि जब आपको डॉलर की प्राइस बढ़ानी होती है आप धीरे से जो है उसका ये बढ़ा देते हो, PLR बढ़ा देते हो, है ना, तमाम सारी चीज़ें कर देते हो। तो यहाँ क्यों नहीं होगा? तो हमने भी करा, हमें जो करना है, हम जिसमें कर सकते हैं हम करेंगे। तो बैन कर दिया, थोड़ा थोड़ा बीच में रिलीज़ करते हैं, उतनी लिमिटेड क्वांटिटी रिलीज़ करते हैं ताकि रेट हमको लगभग अच्छा रेट मिल जाए, लगभग डबल रेट मिल जाए। अब किनकी टूटन की बात करें, ये तो अपन लोग सामान्यतः घरों में भी बहुत कमी रोज़ाना में ले लें, उसमें भी अपन देखते हैं 70% हो, 50 उससे नीचे नहीं हो। आजकल किनकी चलने लगा, पहले तो लोग खाते भी नहीं थे लेकिन अब आजकल चल रहा है। खैर, तो किनकी जो है या टूटन जो है, इसको कौन से देश लेते हैं? इसको अमेरिका जैसे देश नहीं लेते, पूरा अमेरिका और यूरोप जाता है। बाकी अफ्रीका ये क्या करेंगे? जो गरीब देश हैं वो किनकी टूटन लेते हैं आपकी, ठीक है ना। तो जो टूटन लेते हैं उनको पहले तो जा रहा था, पहले तो उस पर 20% ड्यूटी लगाई सरकार ने, फिर उसको भी बैन कर दिया। पहले जो है मेडिसिन डिप्लोमेसी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बाद में वैक्सीन डिप्लोमेसी, इसके बाद में वीट डिप्लोमेसी और अब राइस डिप्लोमेसी। बेच भी रहे हैं, रेट डबल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के, टूटन वाले के। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि भारत चावल का बहुत बड़ा निर्यातक है। विश्व में होने वाला बिकने वाला जो चावल विश्व निर्यात का जो टोटल है उसमें 40% भारत से होता है, 40%। यानी भारत इन प्राइस को गवर्न करता है, चावल की प्राइसेस को, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किस प्रकार से भारत अपने धीरे धीरे करके अपने पैर जमा रहा है। हमको कहीं नुकसान हो रहा है तो हम कहीं से फ़ायदा ले रहे हैं, ये पहले करते नहीं थे लोग। अब इसके पीछे आप सीधे तो नहीं बोल सकते कि भैया जो है हमने बैन कर देना क्योंकि हमको रेट बढ़ाने। तो क्या बहाना क्या बनाएंगे? हमारे यहाँ बारिश अनइवन है, कहीं हो रही बहुत ज़्यादा हो रही, कहीं नहीं हो रही है, तो चावल अभी हो नहीं पाएगा, तो चावल की इस बार जो है पैदावार कम होगी। तो कम होगी, हमने एंटीसिपेट किया इसलिए हमने बैन लगा दिया। क्लियर है? तो ये चल रहा है सर, पहले ही बताया था आपको, अभी अखबारों में आ गया, मुख्य अखबारों में आ गया। 40% पूरी दुनिया का चावल भारत से एक्सपोर्ट होता है। जो पूरी दुनिया में बिकता है चावल उसमें 40% भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाना ही चाहिए। जिन लोगों को अभी भी समझ में ना आए कृपया करके लाइक कर लें, है ना, क्योंकि आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि लाइक भी करना होता है। विशाल कचवाल जी, जय श्री राम भैया, ठीक है। तो चावल की डिप्लोमेसी अभी और होनी बाकी है। चलिए अब आते हैं उस खबर पर, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी खबरें, जल्दी जल्दी हम उसको लेकर चलेंगे क्योंकि विकास एक्सप्रेस बहुत लंबी है आज की। उस खबर पर आए जो आपको सब कुछ फ्री देते हैं लोग, लेकिन उससे पहले यदि आपको यहाँ सारी खबरें सही मिल रही हैं, यदि आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ यदि आप देखते हैं तो ये फ्री नहीं है सर, बाकी सारे चैनल पे फ्री होगा। हमारे यहाँ कोई भी लाइव या कोई भी वीडियो फ्री नहीं है। तो QR कोड स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भर दें, अपना अपना पेमेंट कर दें अपना इस QR कोड को स्कैन करके, राइट। और जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए 2 ऑप्शन हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और उस खबर की तरफ बात करते हैं जो खबर फ्री वालों की खबर है। फ्री यानी दिल्ली। आइए उसको भी देख लें। लाख में से 30 लाख ऐसे हैं जिनके 0 बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आधे आते हैं। आप लोग जानते हैं भाई 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री बिजली में 0 बिजली के बिल आते हैं।
कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए, सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, जिन जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। तो साहब जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम उनको बिजली देंगे। अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ट्रैप है उन तमाम सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। अब वो अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन लगा देंगे, बोले देखो जी सब्सिडी तो बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, हमसे सब्सिडी तो बीजेपी वाले भी मांग मांग के ले रहे हैं, अब आप मांगो। तो आपने मांगा तो आप फंस गए। अब नेता मान लो ऊपर के शीर्ष नेता ना लें तो नीचे वाले लेंगे, ये तो उनके भी स्क्रीनशॉट लगा लगा के घूमेंगे, देखो ये तो बीजेपी वाले हैं, सब्सिडी हमसे ले रहे हो, वोट बीजेपी को देते हो, प्रचार बीजेपी का करते हैं। इस चीज़ का उपयोग कहाँ होने वाला है? गुजरात में होने वाला है। तो इसलिए इससे बचिएगा, ये सब्सिडी वाले ट्रैप से। ये तमाम सारे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इस ट्रैप से बचिए, क्योंकि ये ट्रैप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको येन केन प्रकार कैसे भी करके उस ट्रैप में फंसाया जाए, जहाँ आपके साइन करे हुए या आपके डिजिटल साइन किए हुए उनके पास डॉक्यूमेंट पहुँच जाए और फिर वो बोलें कि साहब देखो व्हाट्सएप पे इन्होंने बोला था हमको सब्सिडी चाहिए। ठीक है ना। 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए, 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 400 रुपए में भैया 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। दीजिए भैया 400 रुपए, मात्र 400 रुपए। तो साहब 400 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ के खाइए। आदमी बाहर आया, देखा क्या है, बोले कुर्सी दे रहा था 400 रुपये में, ज़िंदगी भर बैठ के खाइए, भगा दिया। कुछ ऐसे ही केजरीवाल जी का हाल है, बोलते कुछ है, होता कुछ है, कंडीशन अप्लाई हो जाता है। तो फिलहाल गुजराती इसके ऊपर ये जोक बन रहा है कि भाई दौड़ कर बाहर आया, देखा उसने, बोले जा भाई जा, नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति है वाकई में। खैर केजरीवाल जी की बात हो रही है, गजब है साहब। आइए, केजरीवाल जी की बात हो रही तो आम आदमी पार्टी की सरकार तो पंजाब में भी, पंजाब में देखें, अरे बड़े हाथ वाथ मिला जा रहा, अंग्रेज से वो कमाल है। पगड़ी नीली पहनूं की सफ़ेद पीली पहन रहे हैं जी, कमाल है, कमाल है कितना सी, ओ जी लो जी, कौन लोग, अरे क्या भाई नाश्ता तो देखो भाई क्या क्या है, गजब साहब, वाह, ये जलवे मार ही डालोगे। हैं ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, अरे बाप रे बाप, बेरीज का नाश्ता। भाई कोई डील वील फाइनल हो गई, लग गए, आओ डील हो गई फाइनल, आओ भैया देखें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हाँ कोई लोकल अखबार नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। द एफर्ट्स ऑफ सीएम भगवंत मान टू रोप इन मेजर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम जर्मनी बोर फ्रूट्स एज leading auto giant BMW agreed to set up its auto part manufacturing unit in state. CM showcased Punjab government's exemplary work to promote industry, after which BMW agreed to set up unit in state. भैया बोर फ्रूट तो फ्रूट ही फ्रूट तो रखे हैं, और कितने फ्रूट। तो कुल मिला के हिंदी में कहें तो साहब पंजाब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब सरकार की तरफ से एक ट्वीट आया, आधिकारिक ट्वीट है, डिलीट भी नहीं हुआ, और इस ट्वीट में कहा गया कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी कड़ी मेहनत का परिश्रम आज मिला। और परिश्रम क्या मिला कि साहब BMW अपना प्लांट यहाँ पर लगा रहा है, पंजाब में लगा रहा है, और बहुत बड़ी खबर है भाई, सिर्फ हमारे यहाँ लगा रहा है, यहाँ से BMW बनेगी, अब जाएगी BMW बन के, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, हर जगह फर्जीवाड़ा नहीं चलता बाबा। नो प्लान्स फॉर पंजाब प्लांट,
BMW कॉन्ट्रडिक्ट्स भगवंत मान's क्लेम, कहते कोई प्लान नहीं है हमारा पंजाब में प्लांट लगाने का, हमारा दिमाग नहीं फिर गया जो हम वहाँ लगाएंगे, जब भरोसा नहीं है आदमी क्या करे। वो देख लिया सबने जियो के क्या हाल किए थे, जनरेटर खींच खींच के ले गए थे, गुरुद्वारों में ले गए थे चोरी कर करके, सबको मालूम है। तो खैर इन्होंने ये ट्वीट किया था, फिर BMW ग्रुप का पूरा भैया बाकायदा वो आया और इन्होंने बाकायदा पूरा एक लेटर लिखकर अपना जारी किया हिसाब किताब। BMW ग्रुप हैज़ नो प्लान्स फॉर सेटिंग अप एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन पंजाब। कहता है हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, चेन्नई में है, हमारा वेयरहाउस पुणे में, ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में, हम यहाँ पंजाब में कुछ नहीं करने वाले हैं भाई साहब। ठीक है ना, तो हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आराम से रहिए। लो यार, तो ये तो कह रहे थे कि हमने तो BMW का हम प्लांट यहाँ पे डाल रहे हैं, बड़ी मेहनत करी हमने प्लांट को लाने में। इतने निर्लज्ज और बेशरम लोग मैंने आज तक नहीं देखे जो इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं, इतने निर्लज्ज और बेशरम लोग, कमाल है साहब। BMW का प्लांट आ रहा, कितना झूठ बोलते हैं साहब। लोग मजाक उड़ाए आज। BMW बोले ये लो BMW, कैसे कैसे मजाक किए लोगों ने। और लीजिए BMW, ये लो भाई BMW, अगर वो पसंद नहीं आया तो ये वाला BMW ले लो। मैंने कमाल है साहब, थोड़ी भी शर्म नहीं है इन लोगों को, किस कदर बेइज्जती कराते हैं, हैरान हूँ मैं तो। लेकिन खैर बात तो पंजाब की हो रही, तो ये दोनों सूट नहीं किए पंजाब पर। जो पंजाब को सूट करे वैसा दिखाऊं, आइए वो दिखाता हूँ जो पंजाब को सूट करे। हाँ भाई, BMW का प्लांट ले, मर्सिडीज़ का प्लांट लो साहब, कहाँ BMW के चक्कर में। लो मर्सिडीज़ बेंज, मानजा मर्सिडीज बेंज, और कौन सा है, टोयोटा भी है टोयोटा भी पियो बाबा। BMW मिल गई साहब, BMW आ गई बॉस, आ गई BMW। ये लो भाई, आ लो जी, आ गई BMW हैं, कमाल है साहब। टोयोटा, मर्सिडीज बेंज और BMW तीनों आ रही जी पंजाब में, तीनों आ रही। MLA, कमाल है भाई, कमाल। ऐसा भी होता दुनिया में, एकदम पंजाब से मिलता जुलता। ऐसे भी मतलब भक्तगण बड़ी बुरी तरह से ट्रोल करते हैं, ऐसे भी कोई ट्रोल करता है क्या? बहुत गलत बात है। कोई पूछा ये असली है, बिल्कुल असली है भाई साहब, एकदम असली है। तो ये इनकी असलियत है सर, ठीक है, झूठ और झूठ पे झूठ, ठीक है। और केजरीवाल जी आज बोलते हैं पहले दिल्ली में बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे आती है, कुछ लोकल फॉल्ट आ जाए तो चली जाती, थोड़ी देर के लिए आ जाती है, बाकी कितना सफ़ेद झूठ, कमाल है। कैसे बोल लेता कोई आदमी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। पहले बिजली फ्लिकर नहीं करती थी, ट्यूबलाइट जैसे चलते में फ्लिक 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 होती ना, ऐसे फ्लिकर नहीं मारती थी दिल्ली के अंदर, और अब 8-8 घंटे गायब होती है। कुछ तो सोच के बोलो दादा, ऐसा मत करो। यम कुमार जी धन्यवाद भैया। चलिए, तो ये तो हुई इनकी विकास की बात, BMW लाने की बात कर रहे थे। अब जो लोग इतने विकास की बात करते हैं ना, आज उनके विकास की पोल खोलते हैं, असली विकास, विकास एक्सप्रेस से। अब हम यहाँ से विकास की बात करेंगे, जो मोदी सरकार ने जो जो विकास किए वो हम आपको दिखाएंगे, और वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोग BMW बोल रहे हैं, भाई साहब बहन मायावती को भी BMW कहा जाता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो। उनके जो समर्थक हैं उनको BMW ही बोलते हैं। तो बहुत टाइम तक तो मुझे समझ में नहीं आया BMW क्यों कि BMW क्या लिखते हैं, BMW ने ऐसा कहा, BMW ने ऐसा कहा। हमने कहा ये क्या बवाल है, बाद में मालूम चला बहन मायावती, अरे हमने कहा मार डाला। तो वो भी BMW है भाई। ठीक है, आइए साहब ज़रा विकास गाथा देख लें कि क्या चल रहा है देश के अंदर। इनको तो छोड़ दीजिए चोरों को, असल विकास देखिए।
तो ये कोयले की ढुलाई है 268 MT 320 MT, एक्चुअली MT नहीं है MMT है। जिसने भी ये इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से निवेदन है कृपया कर सही लोगों को रखा करें सर। MT का मतलब होता है मीट्रिक टन और MMT का मतलब होता है मिलियन मीट्रिक टन, है ना। ये तो 2-3 रेलगाड़ियों में ही पूरा हो जाएगा जो आपने लिखा है यहाँ। खैर 268 मिलियन मीट्रिक टन से 320 मिलियन मीट्रिक टन हो गया 2021-22 में और 2000 वित्त वर्ष 22-23 में। ठीक है, इतना बढ़ गया कोयले की ढुलाई। अब ये कोयले की ढुलाई क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कोयले की आपूर्ति होती रहे ताकि आपको बिजली मिलती रहे, ताकि तमाम सारी इंडस्ट्रीज लगातार चलती हैं। तो ये रेलवे का लगातार रेलवे काम कर रही है। और सबसे मज़े की बात यह कि इस समय कोल निकलता नहीं है, बारिश का सीज़न है ना, पानी भर जाता है क्वेरीज में, है ना, खदानें जो हैं उनमें पानी भर जाता है। तो अभी कोयला नहीं निकलेगा, कोयला निकलेगा अब इसके बाद में, सितंबर के बाद अक्टूबर से शुरू होगा। तो अभी बंद रहेगा कोयले की खदानें पूरी। इसके बावजूद जो पहले निकाल के रखा है सरकार ने, जो पहले से, क्योंकि जो डिमांड होती है वो पहले मांगी जाती है। हमने आपको बताया ना, जो डिमांड होगी गर्मियों की वो अभी मांगी जाएगी। तो उसी हिसाब से कोयले की खदानों में से कोयला निकाला जाएगा, तब उस समय सप्लाई किया जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज मन किया तो खोद के निकाल लिया और कल पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो रेलवे अपना काम पूरा कर रही है, धड़ाधड़ यहाँ से वहाँ ट्रेनें दौड़ा रही है ताकि आपको कोयला मिल सके। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, वो पोर्ट्स की दिखाई थी, ये भारतीय कोयले की है ना। सजी टुडे द आप पार्टी स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन फॉर द MCD इलेक्शन अबाउट दिल्लीज गार्बेज माउंटेन, डू दे विल सक्सीड इन दैट। विशाल जी 10 मीटर तो उन्होंने कम कर लिया, पूरा तो कम हो नहीं सकता क्योंकि दिल्ली से रोज़ कचरा इतना ज़्यादा निकलता है। तो दिल्ली वालों को सोचना चाहिए कि कितना कचरा वो निकालेंगे। हर चीज़ उनको पैकेज आइटम के तौर पे चाहिए और सबसे ज़्यादा कचरा दिल्ली वाले करते हैं। ये लोग जितने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, कभी सोचिएगा एक रेस्टोरेंट में जाके खाने में ये लोग कितना कचरा करते हैं। सिंपल सा खाना जो एक थाली में खा लेंगे, नॉर्मली आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ थाली में खाना खाएंगे तो कुछ गंदगी नहीं होती है, लेकिन ये लोग किस में खाएंगे? डिस्पोजेबल्स में। पिज़्ज़ा भी खाना तो सिर्फ प्लेट में नहीं खाएंगे साहब, उसमें भी 4 डिस्पोजेबल और वो टिश्यू पेपर और फलाना। अरे हाथ धो लो भैया पानी से। फिर वो डब्बा भी चाहिए उनको, उसमें स्ट्रॉ भी चाहिए डली हुई, वो भी प्लास्टिक का है जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो सर कचरा तो इकट्ठा होगा, है ना। ये तो हमको सोचना है हमें क्या करना है। जितने ये ऊबर क्लास बनते हैं लोग जो हैं नहीं, है ना, गलती से जिनके पास पैसा आ गया तो पगला गए हैं, खासकर जो मिडिल क्लास है, जो ऊबर क्लास बनने की कोशिश करता है, जो मैकडी में जाना पसंद करता है, उन लोगों की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, उन लोगों की स्थिति ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम वो कर क्या रहे हैं, वो पूरे देश में कचरा फैला रहे हैं। तो ये हमको सोचना, हमको इस कचरे को कहाँ रोकना है। कचरे को सर कोई तरीका नहीं है उसको, आप जो सोचते हो ना रिसाइकिल कर लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो, कुछ नहीं होना सर रिसाइकिल। इसको जितना आप कम कर सकते हो उतना कम कर लो। सिंपल सी बात है, भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ धोइए, खाना खाने बैठिए, थाली में खाना खाइए, वो थाली धुलने चली जाएगी, अपने हाथ पानी से धोइए, रुमाल से पोंछिए और आगे बढ़ जाइए, और उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, क्या करें। खैर आइए और आगे चलते हैं, तो ज़रा देख लें और क्या क्या है। बूस्ट इन रेलवे फ्रेट ट्रैफिक। रेलवे का फ्रेट ट्रैफिक जो है वो हमने सिर्फ कोयले का दिखाया, ये रेलवे का फ्रेट ट्रैफिक है। अब भाई हमने बोला कोयला जा रहा है, कोयले से क्या होगा? विकास होगा, विकास होगा, इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, सामान बनेगा, बिजली आएगी, तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कंटेनर जा रहा है कि नहीं? अगर इंडस्ट्री के पास कोयला पहुंच रहा है, इंडस्ट्री उससे प्रोडक्शन कर रहा है, तो कुछ तो बनाएगा ना, प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्रोडक्ट जाएंगे ना कंटेनर में। तो कितना है फ्रेट ट्रैफिक, कितना बढ़ा? आ जाइए, 10-11 में कितना था? 921.7 मिलियन मीट्रिक टन। 20-21 में कितना है? 1230.9 मिलियन मीट्रिक टन। कितना जंप आ गया सर? 33% का जंप है। आप इसको हर 10 साल में भी ले सकते हैं, 50-51 से लेके 60-61, फिर यहाँ से 70-71, 80-81, 70-71 से 80-81, 90-91, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपको सर्ज दिखेगा 33% का सर्ज दिखेगा। ये तब है जब कोविड था, 2 साल तो कोविड की मार खाई है हमने, इसके बावजूद ये फिगर्स हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये फिगर्स और कितनी बेहतर होती। तो 33% का फ्रेट में, ओवरऑल फ्रेट
कैरेज का जो ऐड ऑन हुआ है वो 33% का हुआ है। आइए और आगे चलते हैं। अब ज़रा इसको भी देख लें कि भाई अगर 33% का फ्रेट बढ़ा है तो रेवेन्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी रेलवे की? रेवेन्यू भी बढ़ी है साहब। टोटल रेवेन्यू अप बाय 38% टू 95,487 करोड़ टिल अगस्त 2022 ओवर करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल के मुकाबले, सिर्फ पिछले साल के मुकाबले इस साल 38% रेवेन्यू बढ़कर मिली है रेलवे को। 38%। ठीक है, सही जा रहा है रेलवे, घोटाले नहीं हो रहे सर। असल में वो घपले जो हो जाते थे ना रेलवे में वो नहीं हो रहे हैं। तो ये 38% का प्रॉफिट दिख रहा, नहीं तो ये गुप हो जाता। रेलवे अभी नुकसान नहीं होती। पहले अलग से रेल बजट आता था, अब अलग से बंद हो गया, नुकसान भी नहीं हो रहा। पहले अलग से आता था तो भी नुकसान होता था। नई लाइनें बिछ गई, 3rd लाइन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, नए इंजन आ रहे हैं, नई ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ये वो फलान ठिकान। लेकिन फिलहाल हम जो है फ्रेट की बात कर रहे हैं ना। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं रेलवे की तो 38% ऊपर है। ठीक है, चलिए ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम यहाँ आपको विकास दिखा रहे हैं जो एक्चुअली में हो रहा है। ये पैसा कहीं कोई दे तो नहीं गया ना, दान खाते तो नहीं देने दे गया रेलवे को कि तुम रख लो। किसी ने कंटेनर भेजे होंगे इधर से उधर, उसी का पैसा आया होगा। किसी ने माल भेजा होगा इधर से उधर, उसी का पैसा आया होगा। ठीक है, आइए अब और देख लें आगे। नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट, नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट। ठीक है, अगस्त 21 में क्या स्थिति थी नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की? तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगस्त 2021 में ये स्थिति थी। ठीक है, 25.29 और 26.69। ठीक है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है। अगस्त में क्या स्थिति है? 24.88 और इंपोर्ट 37.53। अब इसको यहाँ समझिए, नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये। ठीक, बिलियन US बिलियन डॉलर्स में। अब आगे आइए, ये मर्चेंडाइज की बात हो रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अब जरा स्थिति देख लीजिए, ट्रेड डेफिसिट देख लीजिए कितना है। अगस्त 21 में 53.78 था जब पूरा लॉकडाउन था, अभी 124.52 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, और आगे आते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच में 11.42 था ट्रेड डेफिसिट, अप्रैल से अगस्त के बीच में 79.10। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ 260 था, यहाँ 390 हो गया है। तो ये एक फ़र्क आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और आइए, इसके अलावा जो अगस्त 21 में और अगस्त 22 में जो फ़र्क आया वो ये फ़र्क आपके सामने। अब इस फ़र्क को आप समझिए, आपको ट्रेड डेफिसिट दिख रहा होगा, है ना? लेकिन ट्रेड डेफिसिट के अलावा आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट टिल अगस्त 2022 जंप बाय 19.7% एज कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़ा है। नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी रेजेस 8.5% टू $135 बिलियन इन अप्रैल अगस्त 2022 एज कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में बढ़ा है। इन्फोग्राफिक्स जो बनाए सही तरीके से नहीं बनाए गए, इसलिए आपको सही तरीके से वो नज़र नहीं आ रहे। बनाया बिल्कुल उल्टा गया है, जो चीज़ है उसको दिखाया नहीं गया, जो नहीं दिखाने वाली चीज़ है उसको दिखाया गया। तो अगेन इन्फोग्राफिक्स की ये प्रॉब्लम है, जो हमने पहले बताया वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। वहाँ MMT नहीं लिखा गया था और यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स ठीक उल्टा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कोई सिर्फ इन्फोग्राफिक्स को देखेगा तो। रिटेल में सर कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, रिटेल में भी देख लेते हैं, है ना? गुड न्यूज़, रिटेल बिजनेसेस बूमिंग, 15% ग्रोथ इन सेल्स इन अगस्त, more consumption predicted as festive season kicks in, strong performance of sports footwear and jewelry category। भैया दुनिया भर के कोयला से आमदनी बढ़ गई, रेलवे की बढ़ गई, फलान हो गया, कोयला ज़्यादा निकाल दिया, यहाँ भेज दिया, इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला? सेक्टर में फ़ायदा हो रहा है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला? मैं तो दुकानदार आदमी हूँ। तो सर दुकानदार आदमी अब झूठ नहीं बोल सकता, सरकारी आंकड़े सामने हैं, GST के सारे आंकड़े सामने।
15% की जीएसटी से सबसे बड़ा फ़ायदा मालूम क्या है? क्लिक पर सारी कहानी बाहर आ जाती है। तो 15% बिजनेस बढ़ गया सर रिटेलर्स का, जो एंड आखिरी दुकानदार है, जो एंड यूज़र को सामान बेचता है। 15% उसका बिजनेस भी बढ़ गया अगस्त में। आने वाले समय में भी और बढ़ेगा क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, नवरात्रे वगैरह भी शुरू होने वाले, अभी तो कड़वे दिन चल रहे हैं, तब 15% ऊपर है, तो अभी और ऊपर जाएगा, राइट। ये तो ही सारी बिजनेस की बात। विक्रम बर्मन जी धन्यवाद भैया। अब आते हैं उस बारे में बात करें जो आपकी सेहत से संबंधित है। बिजनेस की तो बहुत बात हो गई, सेहत का कुछ है? सरकार सेहत पे कुछ कर रही है? कमा तो खूब रही है, खर्चा कहाँ कर रही है? हमको तो पैसा मिल नहीं रहा। आइए साहब, आप ही के ऊपर खर्चा कर रही है। रिमार्केबल इंक्रीज इन गवर्नमेंट शेयर इन करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है 2013-14 में 23.2% था, जो बढ़कर 18-19 में 34.5% हो गया। 23 से 34, ठीक है। कितना है सर, कितना परसेंट हो गया? हिसाब लगा के बताना जरा। और आइए और देखते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्रीजेस, पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, उस पर सरकार का कितना खर्चा बढ़ा? पहले 51.1% था 2013-14 में, 55.2% हो गया 18-19 में। यहाँ पर भी आपकी सेहत के ऊपर खर्चा हो रहा है। सरकार हॉस्पिटल्स पर, तमाम सारी जगह, पीएचसीज पर, प्राइमरी हेल्थ पर खर्चा कर रही है, जो आपके सामने। टोटल रुपयों में कितना फ़र्क आ गया वो भी देख लीजिए। 167% इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्थ इन इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर। वो जो आपकी वो चलती ना, क्या नाम है उसका, आयुष्मान भारत योजना। 2013-14 में कितने थे? 4,757 करोड़ रुपए, 4,757। इतना खर्चा होता था हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार का। अब आ जाइए कितना है? 12,680 करोड़ 2018-19 में। फ़र्क दिख रहा है सर आपको? सरकार को आपकी सेहत की चिंता है, आपके इंश्योरेंस की भी चिंता है, आप भर पा रहे हो नहीं भर पा रहे हो, आयुष्मान योजना जैसी लाई जा रहे हैं। तो अब इसमें प्रति व्यक्ति को फ़र्क क्या पड़ा? आ जाइए ऐसे। 74% इंक्रीज इन द पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। प्रति व्यक्ति जो सरकार जो खर्चा करती है, 2013-14 में कर रही थी प्रति व्यक्ति 1,042 रुपये प्रति व्यक्ति हेल्थ केयर पर, और अब 18-19 में कर रही है 1,815। कितना परसेंट इंक्रीज है? 74% का इंक्रीज है, लगभग 2 गुना कर दिया, लगभग 2 गुना। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो साहब, हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ फलाना है, हमारे यहाँ ढिकाना है। वो भूल जाइए मोहल्ला क्लिनिक और ये वो, हम आंकड़ों में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास आंकड़े तो आंकड़े ले आइए। हेल्थ केयर की बात हो रही ना, हेल्थ केयर की बात करते हैं आज। स्टडी इंक्रीज इन गवर्नमेंट शेयर इन ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। ओवरऑल स्पेंडिंग जो है सरकार की वो कितनी है? 28.6% थी 13-14 में, 40.6% हो गई 18-19 में, ठीक है। ये सरकारी आंकड़े सर, हमारे बनाए हुए नहीं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं सारे, ठीक, क्लियर है। तो ओवरऑल 28 से 40 हो गया। परसेंटेज लगाते जाना सर, कितना परसेंटेज बढ़ गया। आइए, पॉजिटिव ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज शेयर ऑफ जीडीपी। जीडीपी का कितना परसेंट हम खर्च कर रहे हैं हेल्थ केयर पर? 2013-14 में 1.15% खर्च कर रहे थे, और 2018-19 में 1.28% खर्च कर रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है साहब, ये जीडीपी का है, ठीक है ना, ज़रा समझिएगा। इतना बड़ा फर्क है, इतना खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर पर। आ जाइए रुपयों में समझ लेते हैं। तो जो जनता जो आउट ऑफ पॉकेट अपनी जेब से जो खर्चा करती थी वो कितना है? 8% डिक्रीज इन पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। पहले प्रति व्यक्ति जो अपनी जेब से खर्चा करता था 2,336 रुपये का खर्चा करता था 2013-14 में, अब घटकर वो 2,155 रुपये पर रह गया है 18-19 में। सोचिए 13-14 से इन्फ्लेशन कितना हुआ, जरा इन्फ्लेशन लगाइए, 13-14 से 18-19 तक इन्फ्लेशन कितना होगा? तो इसे कायदे से कितना होना चाहिए था? इसे 3,000 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना रह गया घटकर? 2,155। क्यों? बाकी गवर्नमेंट ने खर्चा किया ना, आपका खर्चा कम हुआ, ये आपकी जेब में पैसा बचा, ठीक है, क्लियर है। रुपयों में बताया आपको। 16% डिक्रीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। कितना परसेंट? ओवरऑल, ये ओवरऑल है। 64.2% का पहले एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट होता था, अब 48.2% का हो रहा है। कितना मैसिव डिफरेंस है, आप अंदाजा लगाइए कितना मैसिव डिफरेंस है। अब इसको भी
और देखें और सरकार ने क्या किया, 34 नए ड्रग्स जो हैं उसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 में डाला गया। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 34 नए ड्रग्स को डाला गया, पुराने तो वहीं के वहीं हैं, 34 नए डाले गए। फ़र्क क्या पड़ने वाला है? इससे फ़र्क ये पड़ने वाला है कि अब कोई अपने मन से रेट नहीं बढ़ा पाएगा। ये जो एसेंशियल मेडिसिन हो गई ना, इसमें कंपनियां अपने मन से रेट नहीं बढ़ा सकती, सरकार से बिना पूछे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फिर क्या होगा? सरकार डंडा मारेगी, कम रेट रखो, तो लोग तो भाग जाएंगे कंपनी बंद करके, बोले हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हम क्यों करें। ऐसा नहीं होता। बैठकर एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाता है कि ये चीज़ जो है आपकी कॉस्टिंग इसकी आ रही है 2 रुपये, तो इसको आप 20 रुपये में बेच दो। एसेंशियल ड्रग है, इसको आप एसेंशियल ड्रग है इसलिए आप 1500 रुपये में मत बेचो। ये टैब लगाती है सरकार। यानी आप कमाओ भी लेकिन अंधी भी मत काटो, है ना, कि ऐसा भी नहीं लोगों के घर मकान बिक जाए, आप मोटे हो जाओ पैसे कमा के, ऐसा भी नहीं करने देगी। तो एसेंशियल ड्रग्स में सर 34 नए ड्रग्स सरकार ने जोड़ दिए। ये सब कुछ केंद्र सरकार ने हेल्थ में किया है। ओवरऑल प्रोग्रेस हमने पहले दिखा दी। ये हेल्थ वाला सेक्टर था, तो हेल्थ में सरकार ने इतना किया। वो जो ला रहे हैं ना मोहल्ला क्लिनिक, सर जरा उनसे आंकड़े मांग लीजिएगा मोहल्ला क्लिनिक वालों से, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है। अब अशोक देशमुख जी, धन्यवाद भैया, है ना। खैर आगे चलते हैं और देखें सरकार और क्या कर रही है। सरकार कह रही है सर न्यूट्रिशन बढ़ाओ, रागी खाओ। सरकार का कहना रागी खाओ भैया। 4000 साल पहले से रागी खाया जा रहा भारत में, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। सरकार कह रही है हाई प्रोटीन हाई मिनरल पे आ जाओ दादा, ये बंद कर दो, मैगी पिज्ज़ा बंद कर दो इसको, रागी पे आ जाओ, रागी पे। ठीक है। और इसके तो डोसे वोसे दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें बनती है भाई। टाइफाइड से बचाएगा, फूड पॉइजनिंग से बचाएगा, स्किन इन्फेक्शन से बचाएगा, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ना, कई तरह के डिजीज़ से बचाता है। और मिलेट्स पे आ जाओ सर, गुड न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। ये सब छोड़ दो, ये सरकार कर रही है सर आपके लिए, लेकिन आप मानते ही नहीं उस बात को। पोषण माह चल रहा 2022, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इसलिए सरकार आपको रोज़ कुछ नया याद दिलाती है कि आप क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स में कौन कौन से खाने चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। सरकार डेली बता रही है, लेकिन आप तक वो बात पहुंच नहीं रही, क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है, जो ढचरा है, वो बहुत ही वाहियात है। इतनी अच्छी अच्छी ट्वीट्स जो हैं, इसके कुल 60-61 रीट्वीट्स हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार का बताने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच रहा है। खैर, तो अब क्या करें। अब हमारे मन में है रागी का क्या बना है हमको नहीं आता, या और तमाम सारी चीज़ें उनका मिलेट्स का क्या बना है हमको नहीं आता। तो कुछ ऐसे मौजूद है हमारे बीच में जो कहते हैं मुझे तो बहुत सारी डिश बनानी आती है। तो अगर आपको डिश बनानी आती है या आपके मन में कोई ऐसा आइडिया है तो उसको सरकार को भेजो ना यार, आ जाओ। क्या आपके पास मोटे अनाज से जुड़े सेक्टर के विकास हेतु कोई अभिनव सुझाव है? मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज में भाग लें। अधिक जानकारी के लिए innovateindia.mygov.in पर जाएं। यदि आपके दिमाग में ये लट्टू जल रहा है ना कि यार मिलेट से रिलेटेड मेरे दिमाग में ये चीज़ है, हम भी कुछ ऐसा मिलेट्स का ही पैकेज फूड बना सकते हैं, ये कुरकुरे टुरकुरे टाइप्स, जाओ ना सर, दो ना। पर मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। सरकार को दो ना यार, सरकार करेगी आपके लिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट के पास जाइए, अपना आइडिया दीजिए। आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम आपको तसल्ली होगी, आपकी आत्मा को शांति होगी, आपने देश के लिए कुछ किया और देश के लोगों के लिए कुछ किया, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ किया। इसलिए कीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए साहब और आगे देखें तो डिजिटल में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। शेयर स्टोरीज ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, mygov.in। यदि आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, आपने डिजिटली कुछ किया है, कुछ ऐसा काम किया है जो डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाता है, तो अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए mygov.in पर जाकर। सरकार कह रही है आइए हमको बताइए आपने क्या क्या किया। हमने जो किया वो तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन आप भी तो बताइए। 2 वे कम्युनिकेशन। सब कुछ फ्री में करा रहे हैं, वहाँ पे भी फ्री पूछ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे फ्री में दे दो, हैं सब फ्री है। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए। चीता के स्वागत पर एक गीत की रचना करें और नगद पुरस्कार दीजिए। अब पैसे दिलवा रहा हूँ साहब। चीता के स्वागत पर एक गीत लिखिए, रचनाएं लिखिए, नगद पुरस्कार जीतने। कितने का? 5000 रुपये का नगद पुरस्कार सरकार दे रही है, भारत सरकार दे रही है, एक रचना लिखने पे, एक गीत लिखने पे। अब तो पैसे मिल रहे हैं।
कम है, चलो बढ़ाएं, थोड़े से बढ़ाएं। आओ, हाँ अब ये क्या है, पहचान IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसके लिए शुभंकर डिज़ाइन करें, लोगो डिज़ाइन करें। तो लोगो डिज़ाइन करने पे कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये का नगद इनाम है, 10,000 रुपये का, ठीक है, शुभंकर डिज़ाइन करने पे। यदि आपका शुभंकर सिलेक्ट होता तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। आ जाइए भाई, पार्टिसिपेट, 10,000 भी कम है क्या? पार्टिसिपेट इन डूडल डिज़ाइन कॉन्टेस्ट फॉर शून्य जीरो पोल्यूशन मोबिलिटी कैंपेन। शून्य ऐसा वाला ये जो है ना शून्य, ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, इसका डूडल डिज़ाइन करना आपको। यदि इसका डूडल डिज़ाइन कर दिया, ये पसंद आ गया तो 10,000 रुपये मिलेंगे डूडल डिज़ाइन पे। 10,000 कम है, सरकार पैसे दे रही सर, सरकार, और वो सर्टिफिकेट मिलेगा अलग। तो डूडल डिज़ाइन कर लो सर, 10,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 भी कम लगते हैं तो आ जाओ भैया। कैन योर फोटोग्राफ्स रेज अवेयरनेस ऑन ह्यूमन राइट्स? पार्टिसिपेट इन NHRC ह्यूमन राइट्स फोटोग्राफी कंपटीशन। जहाँ जा रहे हो फोटो खींचो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड फ़ोटो खींचो, अच्छे फ़ोटो होंगे, 15,000 रुपये का नगद इनाम देगी भारत सरकार। मानवाधिकार आयोग के उद्देश्यों को दर्शाती एक आकर्षक तस्वीर खींचे और 15,000 तक नगद इनाम पाएँ। ये सरकार दे रही है सर। मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि आपके चैनल बाकी बताते नहीं हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको सरकार क्या क्या कर रही है ना। 15 भी कम लग रहे हैं, आ जाओ। जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल महाक्विज प्रतियोगिता में भाग लें। हिमाचल आ जाओ भाई। जन भागीदारी से सुशासन कैसे होगा? 51,000 रुपये नगद धनराशि जीतोगे। 51,000। अब ये तो ठीक है। तो ये quiz.mygov.in/quiz/जन भागीदारी, इस पर जाकर आप इसमें कर सकते हैं। तो इतनी सारी स्कीम्स हैं सर, इतनी सारी जगह सरकार पैसा दे रही है। अब आप उठा ही नहीं रहे तो कोई क्या करे? चलो, अब अगर आपको खुद के लिए कुछ नहीं करना, किसी को कोई और अच्छा काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसको इनाम मिले, आपकी नज़र में वो कोई भी हो, तो उसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं सर। नॉमिनेशन फॉर पद्मा अवार्ड्स 2023 ओपन टिल 15 सितंबर 2022। 15 सितंबर तक, यानी सिर्फ आज का दिन है आपके पास में। पद्म अवार्ड के लिए आप नॉमिनेशन भेज सकते हैं। तो नॉमिनेशन रिकमेंडेशन फॉर पद्म अवार्ड विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली ऑन द राष्ट्रीय पुरस्कार awards.gov.in। ठीक है, इस पर जाकर आप नॉमिनेशन भर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, जो आपको लगता है कि वो किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इनोवेशन के क्षेत्र में हो, या किसी और क्षेत्र में आपको लगता है कि इस व्यक्ति को पद्म अवार्ड मिलना चाहिए, तो आप जाकर वहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पद्म अवार्ड के लिए। तो सरकार इतना कुछ कर रही है सर, लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार आपके लिए कर रही है, आपके खाने के इंतज़ाम, क्या आपको खाना चाहिए वो बता रही है, आपके खाने का इंतज़ाम कर रही है, सस्ता सामान कर रही है सरकार, और बहुत सारी, इतने सारे हमने अभी तक उपक्रम गिनाए। अब ऐसे में क्या, तो तारीफ़ तो कोई कर नहीं रहा, कहीं दूसरी उसमें तो छप नहीं रहा है, तो सर छपा। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की भारत की जमकर प्रशंसा। कहा, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत लोकतंत्र की अच्छी सेहत। तो लोकतंत्र के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे, भाई साहब भारत में तो लोकतंत्र में दिक्कत हो रही है। वो एक स्टेप और फिसल गया, 2 स्टेप और ऊपर गया। तो सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जमकर प्रशंसा करी है और बोले हैं कि भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं, यहाँ आज़ादी बहुत है भौंकने की। तो इस बात को लेकर भी कहा, और ओवरऑल सरकार की तमाम सारी नीतियों को देखने के बाद जमकर तारीफ़ करी। तो इस तारीफ़ से क्या हो जाएगा, बाहर के आदमी ने तारीफ़ कर दी, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सही बात है, बाहर कुछ करके दिखाओ तो बात है। आइए भाई, अब ये क्या है, 7,853 गज में बना हुआ ये मंदिर है दुबई में, 64 साल बाद खुलने को तैयार पहला हिंदू मंदिर है, पहला हिंदू मंदिर दुबई में। अरे बाप रे बाप, अब क्या करें? ये तो दुबई में, लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। यहाँ वाले तो फ्री में परेशान थे, उनको पता ही नहीं है कि दुबई में भी खुल रहा। वो तो यहाँ के राम मंदिर से परेशान थे। इसको तो देख लो राम मंदिर, फिर आप बाद में देखना,
आनंद ना आए तो बताना, ठीक है भाई। वाह क्या बात है साहब, आनंद आया कि नहीं? सारे भगवान हैं साहब, झूलेलाल भी हैं, सारे भगवान हैं। और क्या शानदार बनाया साहब, वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद। मज़ा आ रहा है ये दुबई में, ये आपकी ताकत है, आप इसको पहचानते ही नहीं हो। मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप मानते ही नहीं हो। कुछ लोग तो लड़ने की बात कर रहे थे, बोले दुबई से लड़ लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो, छोटी छोटी सी बातों पे। तब हमने कहा था छोटी छोटी बातों पे यूँ मुंह ना फुलाया कर। तो ऐसा मत कीजिए। वो साहब इस्लामिक कंट्री ने कह दिया भारत के लिए ऐसा, दुबई से रिश्ता तोड़ दो, कट्टी कर लो। मंदिर खोल रहा तुम्हारे वहाँ पे, तोड़ लें। दोस्ती किससे करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश से? हमने सुना था भैंस जो है वो घास चरने जाती है। कुछ लोग कहते हैं दिमाग है या भैंस है। कमाल है। चलो भाई कोई नहीं, भगवान सद्बुद्धि दे। तो सर ये ताकत है आपकी, इस ताकत को आप पहचानिए। पूरे विश्व में डंका बज रहा आपके विकास का, आपकी प्रोग्रेस का, आपके तमाम सारी चीज़ों का। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फिर आपको याद दिला दूँ, भूल जाते हो आप लोग। QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना। यदि आपको लाइव पसंद आ रहा है, यदि आपको हमारे लाइव अच्छे लगते हैं, तो आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग भारत के बाहर हैं वो paytm.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, क्लियर है? चलिए, किसने कमेंट ट्रैक कर लिया? क्या कुछ ऐसे ही लिखा था? कुछ ऐसे ही लिखा था क्या? चलो आइए, अब ज़रा थोड़ी सी वो बात हो जाए, फेमिनिज्म वाली बात होती है ना, अपनी घर परिवार की बात तो हो जाए, वो तो रह ही जाती है, उसकी भी तो बात कर लें। चरम पर है फेमिनिज्म, चरम पर। सुनिए बच्चा क्या कह रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ आपका? पापा क्या नाम हुआ? संदीप गुप्ता। अच्छा, मम्मी क्यों मारी है आपको? बनाती है, पोस्ट बनाने के लिए तो नहीं काट बना देती है, ऐसी बात को लेकर मार दिए। अच्छा, तो मार दिया नहीं? और नानी आएगी, कहीं जल्दी रहती है। नानी को? अच्छा, आपका आप जो है स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं आप? कौन क्लास में? कौन क्लास में? तो आपको कि मम्मी जैसे डांटती है, जमाती है, तो इसका कारण क्या है? खाना नहीं बनाती है, खाना बनाने को बोलो तो मारेगी। ठीक है, जाओ। मम्मी को खाना बनाने को बोलो तो मम्मी खाना नहीं बनाती है, खाना बनाने को बोलो तो मारती है। ये बच्चा कह रहा है सर। बच्चे के लिए तो कुछ भी बनाने के लिए रात के 2 बजे भी तैयार होना चाहिए। ये कैसी माता नहीं कुमाता हो गई भाई इस देश के अंदर। ये स्थिति क्यों है? क्योंकि मोबाइल पे टिकटॉक बनाना, रील्स बनानी है, समय नहीं है, व्हाट्सएप पे बात करनी है, टाइम ही नहीं है, इतने ही सारे काम करने हैं हमको, अपनी फ़ोटो मुंह निकाल के डालनी है, तो समय कहाँ है? तो ये हमारे समाज की स्थिति है सर। जो रियलिटी है, जो फेमिनिज्म वाले लोग हैं, उनको इस रियलिटी को भी देखना चाहिए और इस रियलिटी को भी समझें। बहुत आवश्यक है इसको भी समझना, है ना? तो बड़ा ही विचित्र मोड़ पर हिंदू समाज खड़ा हुआ है, और ये हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? हिंदू समाज की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, घर इनके इतने अंदर से दीमक लग चुका है घरों में कि जो कहा जाए सो कम है। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। ठीक है, इसको माने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। कल अपन वोट करा लेंगे, उसमें किसी का नाम नहीं आएगा, कमेंट करने में तो नाम आ जाएगा, वहाँ वोट कर दीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है हिंदू समाज की। ठीक है ना? अपने अपने घर को देखते हुए ही वोट कर दे आदमी, तो ही जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। ठीक है ना?
चलिए आइए, कुत्तों की बात चल रही थी साहब। कुछ लोग बोले कुत्ते में ऐसा, कुत्ते वैसा, कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। क्या कुत्तों की सड़क नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई साहब। लीजिए कुत्तों की सड़क। ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक छोटा छोटा ये आया, ये लीजिए, कितने छोटे से बच्चे पे झपट पड़ा ये। मांस निकाल दिया इसका बुरी तरह से, ये देखिए पेट में भी खा लिया। ओफो, काट कूट के भाग गया। ये तो शुक्र है कि इसी को काटा, इस बच्ची को नहीं काटा, नहीं तो खेली हो जाता। ये तो शायद सहन ही नहीं कर पाती। और ये बहुत कॉमन है, और ये कुत्ता नहीं, कुतिया है। टू व्हीलर वालों को, साइकिल वालों को अक्सर ये कुत्ते ऐसे ही झपट कर गिरा देते हैं, काट लेते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिसके साथ होता वही जानता है, जिसको चोट लगती है वही जानता है। तो इसलिए ये जो एक बहस चल रही है, इस पर मैं समझता हूँ एक नियम ऑलरेडी बने हुए हैं, इन पर सख्ती से पालन की आवश्यकता है। कुत्ते यदि जो व्यक्ति पाले उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्ट्रे डॉग्स को जो खाना खिला रहा उसकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल सही किया है, बहुत आवश्यक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे के मोहल्ले में जाके आप काटने वाले कुत्तों को खाना खिलाएं, वहाँ पालें ताकि उनको काटे, और आप तो खाना देने जाते हो तो आपसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं, आपसे कोई कुत्ता काटेगा ही नहीं आपको। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए साहब, अब ज़रा थोड़ा इंटरनेशनल खबर एक ले लें। क्या हो गया भाई, कुछ लिखें, कोई केचुए कुछ बने, क्या है? मक्का मस्जिद में हुई अनोखी हरकत, सऊदी अरब में मचा बवाल। सऊदी अरब में बवाल मच गया। क्यों मच गया साहब? ये मक्का मस्जिद में साहब वो हज करने गए, यमन के नागरिक हैं, हज करने गए, तो इन्होंने ये एक बैनर पकड़ लिया, और बैनर पकड़ लिया तो मक्का में जब जाते हैं ना, तो सर वहाँ पर जो है जो दिवंगत आत्मा है, जो मर जाता है, उसके लिए भी दुआ की जाती है। तो ये गए, इन्होंने ब्रिटेन की जो क्वीन है एलिजाबेथ, वो नहीं रही, उनके लिए दुआ पढ़ दी, उनके लिए दुआ मांगी, और बैनर पे लिख दिया कि भाई उनके लिए दुआ, और फ़ोटो खिंचवा ली। इनके लिए नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इस पर बवाल मच गया। पूरे सऊदी में बवाल कट गया इसको लेकर। सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारी जगह वीडियो वायरल हो गई, फ़ोटो वायरल हो गई। इसके बाद इनको ढूंढा गया, इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया जानते हैं? आपको जानकर बड़े हैरानी होगी। हमने ऐसा किसी धर्म में नहीं सुना, होता होगा पता नहीं, हमारे धर्म में तो नहीं है। बड़े कमाल की बात है कि वहाँ के जो क्लेरिक्स हैं और वहाँ के जो लोग हैं और जो मुसलमान हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, इसलिए उसके लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ नहीं की जा सकती। यानी सिर्फ दुआ उसी के लिए करेंगे जो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम मर भी गया है तो उसकी दुआ, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ नहीं करेंगे। कमाल है। हम तो जानवरों के लिए भी उनकी आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं, काफिरों के लिए दुआ नहीं, जो नॉन मुस्लिम है उसके लिए कोई दुआ नहीं। बड़ी अजीब बात है। हमने तो मतलब हैरान हूं मैं इस खबर को देखकर कि ऐसा भी कोई धर्म हो सकता है दुनिया में जो मरने के बाद भी ये बोले कि नहीं, हम क्योंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी जन्नत के लिए हम दुआ नहीं करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ कोई नॉर्मल आदमी नहीं। ये लोगों ने जो खाया है ना, उसमें बहुत सारा पैसा उन्होंने पहुंचाया होगा, लेकिन इसके बावजूद ये हाल है। बड़ी हैरानी होती है साहब देखकर, बड़ा कमाल है। खुद तो किसी के लिए दुआ तक नहीं पढ़ेंगे, किसकी दुआ नहीं हो सकती साहब। जेल में डाल दिया जिस बंदे ने जो पोस्टर लेके खड़ा हुआ उसको। दूसरे के लिए दुआ भी नहीं पढ़ेंगे और खुद दूसरों की जगहों पर नमाज पढ़ेंगे।
हाईवे पर नमाज पढ़ने पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगवाई उठक बैठक, पुलिस ने 17 नमाजियों का किया चालान। ये वीडियो आपने देखा होगा, कान पकड़वाए साहब लोगों से बस के अंदर। ये साहब जा रहे थे कहीं से कहीं और, उत्तर प्रदेश की सीमा में बस रुकवाई, सड़क के ऊपर। बस के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं, सड़क के ऊपर पढ़ेंगे साहब, नमाज पढ़ेंगे, अपनी दादागिरी कैसे दिखाएंगे। तो 17 नमाजियों का चालान हो गया साहब, 17 नमाजियों के ऊपर जो है चालान हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून है कि आप सार्वजनिक जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सार्वजनिक जगह पर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, ये उत्तर प्रदेश का कानून है। उस कानून के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हो गई। पहले तो उनको लगा, इनको मजाक लग रहा था, इन्हें लग रहा है ये लोग दादागिरी कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले। जब इनको नहीं समझ में आया, जब ड्राइवर आया, ड्राइवर को पूछा, ड्राइवर पता चला हिंदू निकला, तो उसको पूछा, भाई तेरे को तो मालूम होगा कि तूने बस कैसे रोक दी और कैसे लोग सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ा रहे थे। पुलिस आई, पुलिस को भी शुरुआत में समझ में नहीं आया, बाद में विश्व हिंदू परिषद वालों ने बताया, बोले सर कानूनन अपराध है, कानून बन चुका है। तब जाकर के फिर इनका चालान हुआ, तब जाकर इनके ऊपर कार्रवाई हुई, अदरवाइज इनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं हो रही थी। तो ये स्थिति है साहब, खुद तो दूसरे के लिए दुआ भी नहीं करेंगे और हम दूसरे की जगह पर भी नमाज़ पढ़ेंगे, हाईवे पर भी पढ़ेंगे, और जहाँ नमाज़ पढ़ दी फिर वो तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जगह हो गई, उसका जो है नेचर चेंज हो गया, इसलिए सब जगह पढ़ी जा रही है। भारत में कानून है ना कि नेचर क्या है उस जगह का, और उस जगह का अस्तित्व क्या है। तो उस जगह का अस्तित्व ये कि साहब यहाँ तो नमाज़ पढ़ी गई थी, यहाँ तो नमाज़, आप समझिए ये वक्फ एक्ट वगैरह जो है ना, इसमें यही है कि जहाँ नमाज़ पढ़ दी वो जगह उनकी हो गई। आपके घर में भी पढ़ देंगे तो खेल हो जाएगा, वो उनकी हो गई साहब, हम तो यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, समझे आप। सर डॉग लवर्स को भी चैन नहीं है, इन न्यूज़ वी सॉ, जहाँ लिफ्ट में प्राइवेट पार्ट में डॉग ने काटा था, उस पर ये लोग डॉग लवर्स सेइंग कि कुत्ते की गलती नहीं है, मालिक को ट्रेन करना था, ऐसा तो इन फ्यूचर एक आदमी रेवेंज में कटा दे। हाँ वरुण वत्स जी, बिल्कुल कटा दे, तो उस जब कटवाएगा तो उस पर मुकदमा भी कायम होगा, है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखें और क्या है। अब एक खबर देखें, इसको देखें जरा। ये आपको याद होगा, वीडियो हमने दिखाया था, साहब ये वही वीडियो जो हमने आपको दिखाया था महाराष्ट्र के सांगली से, जो वीडियो जो साधु संतों की जो पिटाई करी थी। हमने उस समय आपसे कहा था कि ये फिर से लिंचिंग वाला मैटर बन रहा है, पहले पालघर अब यहाँ। तो खैर फाइनली हमने कब दिखाया था, 14 सितंबर को 10:22 पर फाइनली ये न्यूज़ बनी साहब, ये न्यूज़ आई और तमाम सारे अन्य चैनलों ने भी इसको उठाया। और बहुत आवश्यक है इस प्रकार से उठाना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, यदि आप बताएंगे नहीं, तो ऐसे तो हर जगह जगह लिंचिंग होने लगेगी। तो इसके बाद में जो है 17-18 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ इसके बाद में, और इनकी अरेस्ट की जो है तैयारी की जा रही है। तो एक बार फिर ये न्यूज़ भी आपको सबसे पहले, सबसे सही न्यूज़ कहाँ मिली, किधर मिली। तो यदि आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल रही है और यदि आप सबसे पहले इस न्यूज़ को हमारे पास देख पा रहे हो, यदि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है, तो कृपया इस QR कोड को स्कैन करके अपने अपनी फ़ीस जमा करा दें। और जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इन 2 जगहों पर जाकर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। My son and I were attacked by 8 street dogs, but we are saved in a relative's society and my uncle used to feed them. I'll inform him. Thank you. बहुत आवश्यक है प्राचित जी, उनको बता दें कि अब उनको
प्रॉब्लम आ सकती। 6 अरेस्ट हो गए, भट्ट साहब बता दें जी, भट्ट जी। तो प्राचित जी उनको बता दें कि कभी उनको दिक्कत आ सकती है। चलिए और आगे चलते हैं सर, ज़रा एक न्यूज़ और देख लें। सोरेन सरकार का फैसला लागू होगा 1932 का खतियान, ओबीसी आरक्षण 27% तक बढ़ेगा, राज्य में रिजर्वेशन बढ़कर 77% हुआ। 2014 में परिभाषित हुई थी स्थानीयता। अब इसमें क्या हुआ, चुनाव आने वाला है सर, जमीन खिसक रही है, अब करें क्या। हिंदू एक हो रहा है, एंटी हिंदू सरकार है पूरी तरह से, अगर देखा जाए तो हिंदुओं के विरुद्ध काम करने वाली, मुसलमानों को खुश करने वाली सरकार। अब क्या करें, तो हिंदुओं को तोड़ दो, हिंदुओं को बांटो। तो बांटोगे कैसे, तो जाति में बांटना तो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि ज़बरदस्त राष्ट्रवाद है और ज़बरदस्त इस प्रकार की चीज़ें चल रही। तो ओबीसी को आरक्षण देने का इन्होंने एक पैंतरा चला। और क्या हुआ इसके बाद में, एसटी को 28%, ओबीसी को एससी एसटी को 28%, ओबीसी को 27%, सॉरी एसटी को 28%, ओबीसी को 27%, एससी को 12%, ईडब्ल्यूएस का 10%। यदि सबको मिला लें तो 77% हो जाता है। यानी एक आम व्यक्ति के लिए 23% बचा कुल। इन सारे आरक्षण के बाद 23% की जगह बचती है। 77% आरक्षण, 77%। अब आप इस पे चिल्लाओगे तो उनको मौका मिलेगा, जितनी आप हवा दोगे उतनी आग लगेगी। ये उन्होंने आग जो लगाई है वो इसी पर्पज से लगाई है कि आप चिल्लाओ, आप चिल्लाए, आपने हवा दी, वैसे ही वहाँ उनका काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट से हालांकि ये स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए, 99% स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो साहब 77% आरक्षण कहाँ ले जाएंगे इस देश को, समझ में नहीं आता। आइए, और ईडब्ल्यूएस से इतनी चिढ़ है कि ईडब्ल्यूएस के लिए दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण संविधान के खिलाफ, पढ़े एससी में वकीलों के तर्क। साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, कौन से वकील, कांग्रेस के वकील, कहते ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण दिया आपने 10% वो गलत है, संविधान के खिलाफ है। भैया संविधान बदल दिया उसके लिए, है ना, अमेंडमेंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए इसको चैलेंज करने के लिए, बोले भाई ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो रहा है, ये 10% का आरक्षण भी खत्म करो। ईडब्ल्यूएस सबके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसमें सभी आते हैं, ठीक है ना। तो बड़े कमाल की बात है, ये 10% का आरक्षण भी नहीं देना, वहाँ 77% करना है। कांग्रेस की चाल समझ रहे हो आप, इनको जातीय आधार पर रखना है, इकोनॉमिक आधार पे नहीं रखना। ईडब्ल्यूएस जो है, जो 10% है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको नहीं रखना, उसमें तो सभी आ जाएंगे। जो इकोनॉमिकली वीकर है उसको ज़रूरत है। जात के आधार पे कोई आदमी आगे बढ़ चुका है, उसको जात के आधार पे मिलना चाहिए आरक्षण। क्या कोई अगर मुझसे बोले कि भाई आपको आरक्षण मिलना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। अगर मेरे पास में घर है, गाड़ी है, एसी है, किस बात का आरक्षण? जात का? ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बड़े अपने आप में विडंबना है। और सच्चाई ये है कि इस देश में आरक्षण सिर्फ अगर देना है तो आरक्षण तो पहली बात देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको देना है तो आप किताबें फ्री दीजिए, पढ़ने के लिए फ्री दीजिए, रहने के लिए फ्री दीजिए, बच्चों को खाने के लिए भी फ्री दे दीजिए, जो बच्चे पढ़ने आए उनको सुविधा दीजिए। आरक्षण देकर क्या होने वाला है? आप प्रमोट कर रहे हो कि कम नंबर लाओ, हमको तो अच्छे बच्चे बनाने ना, तभी हाल है आज का। अगर आप देखेंगे तो आज स्थिति ये है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें उस रिपोर्ट में कहा है 84% लोग भारत में जो पढ़े लिखे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती, मजबूरी में उनसे काम चला रहे हैं, वो नौकरी करने के लायक नहीं है। 84% पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आपके निकल रहे हैं ना, इंजीनियर, इन सब की बात हो रही है। मेरी रिपोर्ट नहीं सर, मुझे गाली मत दो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट है ना। तो ये स्थिति तब बनती है जब हम इस प्रकार से करते हैं। डिग्री तो सबके हाथ में आ गई, आता कुछ नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए बहुत आवश्यक है आर्थिक आधार पर भी आरक्षण जैसी चीज़ को आरक्षण ना देकर आप कुछ और दीजिए। आप उनको पढ़ने का अवसर दीजिए, आप उनको किताबें दीजिए, उनको कॉपियाँ दीजिए, उनको पेंसिल दीजिए, पेन दीजिए, स्कूल दीजिए फ्री के, हॉस्टल दीजिए फ्री के। इस आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला है। अगर लोगों को लगता है आरक्षण से कुछ भला हो जाएगा, तो भाई इससे तो क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, और क्वालिटी जब डिटोरिएट होगी तो एक दिन वो आएगा कि जब भारत का भट्टा बैठ जाएगा। तो आरक्षण इस देश में क्यों लाया गया? इस देश में आरक्षण इसलिए लाया गया क्योंकि ये देश अब तक सुपर पावर बन जाएगा। नहीं तो सुपर पावर बनने से कैसे रोकें?
तो ऐसे रोकें कि आरक्षण ले आओ और आरक्षण के ज़रिए जो है एक ऐसा तबके को उसमें बैठा दो जिसमें कि जो मेरिट में ना हो। अब ये ठीक वैसा ही है सर, इसको अपन 1 मिनट के लिए ऐसा समझें कि आरक्षण से आरक्षण वाले छात्र को जिसको 2 नंबर आए या 3 नंबर आए उसको हम इसरो में भेज दें और उसके बाद में हम बोले कि हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो रॉकेट कभी ऊपर जाएगा ही नहीं सर, हर बार गिर जाएगा। क्यों? बेचारा वो 2 3 4 नंबर वाला कितने कैलकुलेशन लगाएगा। आपने उसको पढ़ना कब सिखाया? आपने तो उसको हाथ में डिग्री पकड़ा दी, बोले ठीक है तुम हो गए पास, जाओ 2 नंबर 4 नंबर में। आपने उसको नौकरी पकड़ा दी, लो भैया तुम्हें नौकरी मिल गई, लेकिन परफॉर्मेंस कैसे लाएगा वो? उसके लिए तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो पढ़ने को प्रोत्साहन देना चाहिए रादर देन इस तरह की चीज़ों के, है ना। स्कॉलरशिप्स दीजिए, पढ़ने को दीजिए, स्कूल्स दीजिए, हॉस्टल्स दीजिए, तमाम सारी चीज़ें, वो सुविधाएं दीजिए और ये सारे गरीबों को दीजिए। जात के आधार पे मत कीजिए, जात के आधार पे भेदभाव गलत बात है। सारे गरीबों को मिलना चाहिए, किसी एक जात को नहीं, है ना। ठीक है, आइए अब ज़रा देख लें कि स्टूडेंट्स का हाल क्या है। अब यहाँ सर, यहाँ जात नहीं देखी जा रही है, लठ मारते में जात नहीं देखी जा रही है। गले में फंदा लगाकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। कहाँ का है? MU मगध यूनिवर्सिटी। समय पर परीक्षा, रिजल्ट प्रकाशन व सत्र सुधार करने की मांग, पुलिस से हुई झड़प। गले में फंदा लगाकर, देखिए गले में फांसी लगाकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लठ मिले पुलिस के। पुलिस ने पूछा नहीं तुम SC ST OBC रिजर्वेशन वाले हो, तुमको नहीं मारेंगे, जनरल वाले को मारेंगे। पूछ लेते, तब का सबको मार दिया। यहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा भाई साहब, यहाँ भी दो ना आरक्षण, है। रिजल्ट के लिए सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस ने रास्ते में रोका, मारा थप्पड़। ये स्थिति है मगध विश्वविद्यालय की लेट लतीफ़ी। ये मगध विश्वविद्यालय का हाल है साहब। क्या सुशासन बाबू के उसमें ही आता ना, कि नहीं आता कि भाई अमेरिका देख रहा है मगध यूनिवर्सिटी को? कोई बता दे, जरा समझा दे। इन बच्चों के भविष्य का कौन जिम्मेदार है साहब? कुछ लोग बताया साहब 3 एकेडमिक ईयर से जो है एग्ज़ाम ही पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। कोई कह रहा 7 साल से रिजल्ट रुका हुआ है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा मगध यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। ये यूनिवर्सिटी है, मजाक है? अगर ऐसी यूनिवर्सिटी तो उसको बंद कर देना चाहिए, इसकी जगह दूसरी यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर दो, इसको रहम करो। कमाल कर दिया साहब। 2020-23 का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं, बताइए, सत्र का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 2018-21 के स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा का अब तक रिजल्ट नहीं। 18-21 बताइए साहब, 2018 वाले का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये मगध का हाल है, मगध यूनिवर्सिटी। इधर आरक्षण नहीं मांग रहे, इधर नहीं कह रहे नहीं जो आरक्षण वाले उनका रिजल्ट दे देंगे, दे दो। क्यों झूठ बोल के उल्लू बनाते हो लोगों को? ये बंद करो, ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, सबको समझ में आ रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे रिज़ल्ट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, रिज़ल्ट टाइम पर दीजिए, ये आवश्यकता है। उम्मीद करेंगे शायद हमारी आवाज़ मगध यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप लोग पुलिस से थप्पड़ पड़वा देते हो तो डर लगता है सर। बच्चों की बात है, इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी के तमाम सारे जो हुक्मरान हैं उनसे। सर बच्चों की बात है, इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता सर, करने वाला हो तो हफ्ते भर के अंदर सब कुछ कर देगा। 7 दिन में सब कुछ सेट राइट हो सकता है अगर आप चाहें तो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना चाहेंगे, अगर आप बच्चों के लिए मेहनत करना चाहेंगे। तो हमारा निवेदन है, बच्चों की सुन लीजिए और इनके जो शेड्यूल लेट हो रहे हैं उसको कर दीजिए। इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपने तो अपना भविष्य बना लिया सर, आप तो कुर्सी पर बैठे हो, आपको तो 1.5 लाख रुपये प्रोफेसर साहब मिल रहे हैं, इन बच्चों को नहीं मिल रहे सर। इनको तो 10,000 की नौकरी करने के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट ही नहीं दिया। तो रिजल्ट तो दे दीजिए, है ना, थोड़ा इनका भला हो जाएगा। मेरे पिताजी की रेलवे से रिटायरमेंट होने वाली है, यहाँ सब कारखाने में हाजिरी लगाने जाते हैं बट काम नहीं करते क्योंकि जॉब टेंशन नहीं है, इसलिए जापान रेलवे में कितना आगे है। विवेक कुमार जी, बिल्कुल सब जगह लगभग यही हाल है ना। खैर आइए और आगे चलते। तो मगध यूनिवर्सिटी की बात हुई, बिहार की बात हो रही, तो बिहार से एक ध्यान आया हमको, एक चीज़ वो याद आया, वो कौन से ADM साहब थे, SDM साहब थे, कोई ADM साहब, जिन्होंने छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उसके कान ही कान पे मारे थे। मैं याद है आपको?
वो लड़का मर सकता था जिसके खून निकला था। फाइनली सर आप लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई, बच्चों ने इतनी आवाज़ उठाई, उसका नतीजा आ गया, आज इनको लाइन अटैच कर दिया गया, इनको सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना में योगदान के लिए निर्देशित किया गया, ट्रांसफ़र हो गया साहब इनका फाइनली। प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित करते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस अटैच कर दिया गया। बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, इनको जो है बिहार 22 अगस्त को धरना प्रदर्शन के दौरान टीचिंग जॉब के एक अभ्यर्थी की कथित तौर पर पिटाई करने वाले पटना के अपर जिलाधिकारी एडीएम के प्रसाद सिंह को पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के पद से स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग पटना में योगदान करने का निर्देश दिया गया। ट्रांसफ़र कर दिया सब, फाइनली ट्रांसफ़र हुआ बच्चों पर लठ चलाने वाले जालिम का। फाइनली जालिम ही कहेंगे हम बच्चों पर इस प्रकार से। बच्चों ठीक है, बच्चों को लठ मारना है सर, एक आध पिछवाड़े पे मार दो, उतना ही बहुत होता है बच्चे के लिए। एक लठ पड़ता है आदमी में बैठ जाता है, बिल्कुल पीठ पे पड़ जाए तो लेट नहीं पाएगा सीधा होके, है ना, उल्टा ही लेटना पड़ेगा उसको। तो सिर पर लठ मारना ये पुलिस को शोभा नहीं देता। ये तब होता है जब पैरामिलिट्री उतरे या मिलिट्री उतरे, तब लोगों को मालूम होता है कि ये सिर पे मारेंगे सीधे खटाक से, इनको बर्दाश्त नहीं है। पुलिस क्योंकि जनता के बीच में ही रहती है तो इस प्रकार का बिहेवियर पुलिस से उम्मीद नहीं की जाती है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन से तो कतई नहीं की जाती। तो उम्मीद करेंगे भविष्य में शायद जो लोग हैं वो ध्यान रखें इस बात का। वोट बैंक छोड़कर अगर सही पॉलिसी बना दी तो बहुत लाभ होगा। कोई कह रहे हैं सर सरकार ही नहीं चली जाएगी, है ना, ठीक है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ये सर तमाम सारी बातें, बिहार की बात हुई। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। कितनी जोड़ी, भारत कितना जोड़ा वो तो नहीं मालूम, लेकिन कोई बता रहा था आज, बोले वो 10 लीटर चले, 8 किलो उनके विधायक कम हो गए। हाँ कसम से 10 लीटर चले तो 8 किलो विधायक कम हो गए। गोवा 8 कांग्रेस MLAs join BJP. We have joined BJP to strengthen the hands of PM Modi and CM Pramod Sawant. कांग्रेस छोड़ो बीजेपी को जोड़ो, सेज फॉर्मर कांग्रेस MLA माइकल लोबो। तो माइकल लोबो 11 में से 8 आ गए सर बीजेपी में। कहाँ? गोवा में। हो गया कल्याण। अभी क्या करेंगे? वो तो भारत जोड़ो कर रहे थे, पार्टी संभल नहीं रही, पार्टी जोड़ नहीं पा रही। सर कैसे जोड़ते हो सर? फेविकॉल लगाओ, थूक लगा के जोड़ रहे हो लगता है आप, वो नहीं जोड़ता उससे, है ना। बड़ी विडम्बना है साहब। 10 लीटर चलते हैं और 8 किलो MLA कम हो जाते हैं। ऐसा मत करो, है ना। अब क्या करें, उन्हीं की भाषा में तो समझाना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो जाएगी उनकी भाषा में नहीं समझाएंगे तो। समझो आप बात को, समझते नहीं हो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं साहब। और ज़रा एक बार पॉलिटिक्स की बात हो रही तो ज़रा फिर से बंगाल का एक बार रुख कर लें। और बंगाल का रुख इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं वो बड़ी ही चिंता वाली वीडियोज़ है। अब ज़रा इन वीडियोज़ को देखिए। अब ये आग लगाते हुए वीडियो आ रही है। लोगों का कहना है कि सब ये TMC के गुंडे हैं। बहरहाल जो भी हूँ, शक्लें इनकी आ गई हैं। बचा तो इन्हें अब कोई नहीं सकता, ये किसी कीमत पे नहीं बच सकते, किसी कीमत पे नहीं बच सकते। अब ये TMC के लोग हैं, किसके हैं वो तो नहीं मालूम, लेकिन कल अब ये क्या करेंगे? कल ये बताएंगे साहब हम तो BJP के हैं। और ये बहुत प्लानिंग से खेला गया खेल होगा। इनके पास फ़ोटो भी होंगी BJP नेताओं के साथ, उसे भी पोस्ट किया जाएगा कि हम तो BJP के लोग हैं। फिर ये बताएंगे हम BJP के लोग हैं और मोदी हमारी मदद नहीं कर रहा, देखो हमको जेल हो गई। फिर हमारे के जो पॉपकॉर्न और रगड़ा पाव है वो कहेंगे कि ये BJP के लोग हैं, देखो BJP के लोग अंदर जा रहे हैं और जो मोदी है वो बचा नहीं रहा। सर ऐसी फ़ोटो आएंगी तो अगर BJP का होगा तो भी नहीं बचा पाएगा कोई। इनके बारे में तो बताया जा रहा है TMC के, हमें नहीं मालूम TMC के BJP के, लेकिन अगर ऐसे फ़ोटो आएंगी तो भगवान भी नहीं बचा सकता इनको।
और लंबी सज़ा पड़ेगी इन सबको। सरकारी वाहन में आग लगाई है, पुलिस के वाहन में आग लगाई है, लंबी सज़ा पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता, मान लो बीजेपी के होते, तो अपना मुंह छुपा के भागते ना, पूरा दबा दबू के। ऐसा मुंह खुला करके तो नहीं, ऐसा कौन बेवकूफ़ है ऐसे करेगा? ऐसा तो वही करेगा जिसको मालूम हो कि शासन प्रशासन मेरा है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वरना सबको मालूम है कि तोड़ दिया जाएगा तरीके से फ़ोटो आ गई तो साहब इस प्रकार की फ़ोटोग्राफ्स, इस प्रकार की वीडियोज़ सामने हैं। और एक नहीं सर, कई सारे हैं। तो तमाम सारे चैनल्स ने इनको चलाया है। अब ये देखिए, ये मुंह पे कपड़ा बांधे हुए, ठीक है ना, ये स्मार्ट आदमी, उसको मालूम है मेरी फ़ोटो आ जाएगी। बाकी सारे ज्ञानी थे, तो जो ज्ञानी थे उनको मालूम है कि हमारी सरकार है, हमारा थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला, पुलिस हमको थोड़ी हाथ लगाएगी, तो संभवतः इसलिए नहीं। लेकिन कल यही आ जाएंगे कि हम तो बीजेपी वाले हैं, फिर रगड़ा पाव आ जाएंगे आपके सामने कि साहब वो देखो मोदी बचा नहीं रहा है। आपका सगा भाई भी होगा ना, आपका बाप भी होगा, तो भी नहीं बचा पाओगे, आप कितने बड़े वकील बने रहो। सामने सबूत हैं सारे, ठीक है ना। प्रणाम सर, नॉट श्योर देयर इज अ न्यूज़ दैट पुतिन हैड सर्वाइव्ड assassination attempt in few hours ago। मोहित गोयल जी, मे बी, मेरे पास सर ऐसी न्यूज़ नहीं, मैं देख नहीं पाया इसको, ठीक है। तो साहब तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स पर आज इस प्रकार की वीडियोज़ वायरल रही, और हमने कहा आपको ज़रूर बताएं, आपको ज़रूर दिखाएं कि भाई किस प्रकार से वीडियो पूरे दुनिया में वायरल है। आइए और वीडियो देखिए। आग लगाने की कार की बात चल रही, तो एक और कार, मर्सिडीज़ में आग लगा दी साहब बंदे ने। ये लो, ये पेट्रोल फेंका, ये माचिस की तीली निकाली और ये लगा दी, डिचकियाँ हूँ, मर्सिडीज़ में आग लगा के भाग लिए साहब। क्या हुआ? टाइल्स लगाई थी साहब, कोठी वाले भाई साहब में बड़े वाले, इनके टाइल्स लगाई थी, पेमेंट नहीं हुआ, तो मर्सिडीज़ में आग लगा के भाग गए। अब क्या हाल होगा? अब जेल जाएंगे, मर्सिडीज़ का पैसा भी नहीं दे पाएंगे, पेंट कराने का भी, ठीक है ना। तब क्या करेंगे? पहली बात, अगर काम सही किया होता तो पेमेंट मिलता। दूसरी बात, अगर नहीं दे रहे थे तो आपके पास पुलिस है, कंप्लेंट करते। इतनी बड़ी कोठी लेकर बैठा है, पैसा तो देना पड़ता। तीसरी बात, आपने काम कर लिया, इससे क्या हासिल हुआ? पहली बात, आपने काम सही नहीं किया होगा इसलिए पेमेंट नहीं मिला। मान लीजिए सही किया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा, तो इसके बाद तो आपने और अपने लिए आफत मोल ले ली, एक मुकदमा और कायम हो गया। तो ये बेवकूफ़ी की हरकत कोई ना करे, इस प्रकार की हरकत कोई ना करे। खैर चलिए, बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते होंगे ना, वो रील्स वगैरह में बने हुए कि वो कार आ रही है, पानी फैला हुआ है, एकदम से उसने ईंट उठा ली, कार वाला एकदम धीमे हो गया, और पीछे से हंसी की आवाज़ आई। आप समझिए आपके दिमाग में धीरे धीरे क्या भरा जा रहा है। आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि कोई तुम्हारे ऊपर अगर छींटे उड़ाता हुआ जाए तो तुम पत्थर मार के उसका विंडशील्ड तोड़ दो। अगर ऐसा होने लगेगा, अगर आपने ईंटा उठा लिया, तो जैसा ईंटा उठाने वाले का दिमाग चल रहा है, ऐसा कार चलाने वाले का भी तो चलेगा। कहेगा ईंटा मार देगा, उसी पे चढ़ा देगा, उससे पहले ही चढ़ा देगा, उसके मारने से पहले ही। तब ये गलत चीज़ें चल रही हैं सर। इस प्रकार की रील्स आपको जहाँ भी दिखती हैं वहाँ उनको बोलिए इसको टेक डाउन करें, है ना। इस प्रकार की चीज़ें, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। कार की बात चल रही है, आइए साहब, कार में कोई जा रहा, ज़रा उसको तो देख लें। अरे ये कौन है? कोई हीरोइन वीरोइन है? मुंह छुपा के वही लोग जाते हैं बड़े। चलिए साहब, आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद, 8 घंटे की पूछताछ के बाद जैकलिन फर्नांडिस ईडी के ऑफिस से निकली, ईओडब्ल्यू के ऑफिस से। फिर क्या हुआ? अभी काम खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो और है। हमारी टीम ने लंबी पूछताछ की है,
हमने मकोका मामले में उनसे पूछताछ की है। सुकेश से किस तरह जैकलिन ने गिफ्ट लिए थे, किस तरह उनका इस्तेमाल किया, उसी बारे में पूछताछ हुई। जितनी भी एक्ट्रेस हैं उन्हें सुकेश को मिलाने में पिंकी ईरानी की मुख्य भूमिका रही है। पिंकी ईरानी, अच्छा, तो अभी तो जैकलिन से पूछताछ हुई है। अब आगे देखें। गिफ्ट उपलब्ध कराने में उसने मध्यस्थता की है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसके लिए उन्हें फिर से बुलाएंगे। पिंकी को फिर से बुलाया जाएगा। बयान के आधार पर चर्चा के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। तो पिंकी और एक और हैं, उन दोनों के बयानों में भी विरोधाभास है, तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। अभी ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड का कचरा धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। बड़ा अच्छा है। ये जो गंद जो है ना बॉलीवुड के अंदर, ये साफ़ होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। चलिए साहब, बॉलीवुड के तार तो सीधे सीधे वहाँ जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान में दाऊद से जाके। बड़े ख़ास हैं दाऊद वाले, तो ज़रा उधर की भी बात कर लें, पाकिस्तान की बात भी कर लें। चाइनीज़ फर्म एबंडेंस नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। आई ये लो भैया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था चाइना का, एबंडन छोड़ दिया। वो CPEC तो पहले ही चला गया, अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चला गया। 969 मेगावाट का था, हो गया कल्याण। अब कैसे काम बनेगा? 969 मेगावाट्स, अरे बाप रे बाप, बताइए, ऑलमोस्ट अ गीगावाट। इतना बड़ा पावर प्लांट। हमारे यहाँ शुरुआत जब शुरू में शुरू हुए थे ना, तो यही बहुत बड़ी बात होती थी, 100 मेगावाट का प्लांट लगा रहा है, कौन सा वो JP लगा रहा है, फलान लगा रहा है, ढिकान लगा रहा है, बड़ा बड़ा साहब बड़े नाम होते थे। हैं, खैर परिस्थितियाँ बदल गई सर, अब भारत में गीगावाट्स में लगते हैं। चलिए, तो ये पाकिस्तान का हाल है सर। चाइना ने पाकिस्तान का हाथ छोड़ दिया, धीरे से निकल लिया। क्यों छोड़ दिया, क्या कारण है? टमाटर महंगे हैं, टमाटर के अलावा और है सर। पाकिस्तान में तंदूरी रोटी की कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपदा में 100% फ़ायदा उठा रहे मुनाफाखोर। तंदूरी रोटी है साहब, लगभग 300 ग्राम की है, 50 से 60 रुपए की है एक। अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो 1 किलो तकरीबन 200 रुपये की हो गई। यानी आटे को पानी मिलाया और गूंद के, अब आटा तो पूरा तो लगेगा नहीं, पानी मिल के आधा वजन तो आटे का ही हो गया, और भट्टी में डाल के निकाला तो 200 रुपये किलो का आटा पड़ गया भाई, 250 रुपये किलो का। ये पाकिस्तान का हाल है। रोटी भी 50-60 रुपये की हो चुकी है। बल्ले बल्ले हो रही सर सबकी, चारों तरफ से। नमस्ते, सो गया था अभी, मैं समझ गया था सर आप नहीं आए हेमंत शाह जी, मैं तभी समझ गया था, आज नींद लग गई आपकी। कोई नहीं, इस बहाने अच्छा रहेगा। तो साहब टमाटर वालों का रोटी में भी यही हाल है, लेकिन अभी अमेरिका ने उनको सहायता दी है, उस पर आज भारत ने, रक्षा मंत्री जी ने, I conveyed India's concern at the recent US decision to provide sustenance package for Pakistan F-16 fleet. Look forward to continuing dialogue with Secretary Austin to further consolidating India-US partnership. कहते हैं आज हमने अपनी कंसर्न बता दिया उनको, और कंसर्न F-16 के जो स्पेयर पार्ट्स का जो पैकेज दिया है उसको लेकर कंसर्न बताया। तो हमने आपको बताया था ये जहाज़ नहीं बेचे, स्पेयर पार्ट्स, तो उसमें क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अगर स्पेयर पार्ट्स में भी रोक लिया तो ये जो F-16 है ये खड़े रह जाएंगे, पाकिस्तान इनको उड़ा नहीं पाएगा, उड़ाने की क्षमता नहीं रहेगी पाकिस्तान में, है ना। तो ये जो पैकेज जो दिया है अमेरिका ने, इस पैकेज को रुकवाने का भारत भरसक प्रयास कर रहा है। यानी कि भारत हर हाल में जो इनकी जो एयर पावर है उसको ख़त्म करने की पूरी ताकत अपनी लगा रहा है, और यदि इसमें भारत सफल होता तो बड़ी बात होगी। चलिए, राम राम महेंद्र सिंह जी, आइए और आगे देखते हैं। 20 kg का बैग 260 रुपये का है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपी। अच्छा जी, एक बार चेक कीजिए सर, मेरे ख्याल से थोड़ा शायद ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि 260 से तो 130 रुपये का हुआ 10 किलो। अगर 130 रुपये का 10 किलो है तो 5 किलो कितने का हुआ? तो यानी 13 रुपये किलो हो गया आटा, पिसा हुआ आटा। संभव नहीं है सर, रेट गलत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रही है। आइए और देखें और क्या चल रहा है सर। रशियन Su-25 फाइटर पायलट
masterfully dodges 2 anti-aircraft missiles fired by Ukrainian armed forces. तो जो रशिया के Su-25 फाइटर हैं ये गए थे साहब बम बरसाने, बम तो बरसाए लेकिन इनके ऊपर भी मिसाइल दागी गई, उस मिसाइल से बाल बाल बच गए। ज़रा वीडियो देखें, बड़ा आनंद आएगा आपको इस वीडियो को देखकर। ये देखिए, ये तो इन्होंने बम बरसा दिए अपने और अब निकल लिए, और निकलते ही 2 मिसाइल दिखेंगी आपको, उसको कैसे डॉज किया है इन्होंने, काबिल तारीफ। बहुत लो फ्लाइंग है। ये देखिए, ये यहाँ से आनी है मिसाइल और ये कैसे निकलेगी अभी यहाँ से। ये निकल गई एक, बाल बाल बच गए, आड़ा टेढ़ा करके बचा लिया। रशियन जहाज़ तो जब दमदार हैं ही, Su-25 पायलट्स भी उतने ही दमदार हैं, काबिल तारीफ। बहुत शानदार वीडियो रशिया की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो। अब दिखा दिया, दिक्कत आएगी। वो बोले थे रशिया का मत दिखाना, रशिया कुछ अच्छा करे तो। खैर आइए और आगे चलते हैं। कौन सी वाली वीडियो डालना, ये वाली कौन सी होती है, हमको ये वाली नहीं मालूम है, ये वाली वो वाली। हाँ चलिए और आगे देखते हैं। सर हमने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को अगर याद हो, साइंटिस्ट डेवलप सिंपल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर। अगर आप सबको याद हो, ये हमने बताया था। आ गया सर, इंडियन एक्सप्रेस में छप गया, 14 तारीख को छपा। हमने आपको सबसे पहले बताया था, हमें खुशी है इस बात की, जो न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं वो न्यूज़ देर सवेर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ ही जाती है, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ भी आ गई सर। अब हाँ, हाइड्रोजन की इतनी क्यों आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, पहले और देख लीजिए फिर हम बताएंगे। प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी अगर ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो कनाडा में इस चीज़ को लेकर शोध चल रहा है और यदि इस पर ये कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि सी वाटर से हाइड्रोजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हो गया, क्योंकि सी वाटर तो सबके पास में है, अगर सी वाटर से हाइड्रोजन बनाने में कामयाब होते हैं तो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इनके लिए। और फिलहाल जो चल रहा है ट्रायल्स जो हैं बताते हैं कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है सर, 13 सितंबर की न्यूज़ है, वो भी दिखा दूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे पुरानी है, हमको पहले से पता था। 13 सितंबर 2022। तो अमेरिका भी इस पर जो है रिसर्च कर रहा है, दबा कर। सब लोग हाइड्रोजन पर लगे हुए हैं सर, क्योंकि हाइड्रोजन ही भविष्य का सोना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर अराइव्स इन नॉर्वे टू स्केल अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर आ गया सब, कहाँ? नॉर्वे में। नॉर्वे भी भाग रहा है, 13 सितंबर 2022 नॉर्वे भी भाग रहा है भाई। सबको हाइड्रोजन चाहिए साहब, सबको। आज आप लोगों को लगता होगा कि आखिर मैं आप लोगों को ये न्यूज़ क्यों दिखा रहा हूँ, तो तब आप लोग याद करेंगे जब हाइड्रोजन, जगह जगह हाइड्रोजन से ही ऑपरेट होने वाले पावर प्लांट होंगे और गाड़ियाँ होंगी, तब आप मुझे याद करेंगे हाँ एक आदमी था जिसने सबसे पहले हमको बताया था कि हाइड्रोजन में क्रांति आने वाली है, और लोग लगे हुए हैं सर। हमने आपको सेमीकंडक्टर में भी बताया था, लोगों को नहीं समझ में आया। भारत में 1,54,000 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, और इसके बाद भारत चिप मेकर होगा, चिप इंपोर्टर नहीं होगा। अभी हम चिप इंपोर्ट करते हैं, 100% चिप इंपोर्ट करते हैं, फिर हम चिप एक्सपोर्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन में भी यदि हमने काम कर लिया तो आप ये समझ लीजिए, ये वो जो आपकी जद्दोजहद है ना $50 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, 3-4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, बस इसमें काम करने वाले लोग चाहिए, है ना। खैर आइए, तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाना सिर्फ आपके हमारे लिए भारी नहीं पड़ता। एलन मस्क, ट्विटर के होने वाले मालिक, इनको भी परेशानी हो गई। माई ट्वीट्स आर बीइंग सप्रेस्ड, इनके भी ट्वीट्स दबा दिए साहब। प्लीज फिक्स ट्विटर वेरीफाइड
परागा, तो पराग अग्रवाल को भी इन्होंने टैग कर दिया, ट्विटर को भी किया, कमाल हो गया। एलन मस्क के भी होने वाला मालिक है साहब ट्विटर का, इसके भी ट्वीट दबा दिए। अरे बाप रे बाप, ट्विटर तो अपनी बेईमानी से बाज आने को तैयार नहीं है, हद हो गई। वीडियोस तो हम आपको बहुत सारे दिखाते हैं सर, लेकिन आज एक वीडियो दिखाते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखकर। स्कूल का वीडियो है और देखिए, आनंद आएगा। लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चल रहा है। टाई लगाकर बच्चे खड़े, ब्लेजर और शर्ट और शूज पहनकर। सोचिए, हम इसी भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं, अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें, और ये जो टिकटॉक की रील्स है ना, इसकी जगह कुछ ऐसा करें जिससे उनका भविष्य बेहतर हो, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। हम इसकी कामना करते हैं और ये चीज़ें जब दिखती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए साहब, और आगे चलते हैं और आपको एक और वीडियो दिखाएं। टॉम एंड जेरी तो आप सबने देखा होगा। ये बिल्ला है, ये चूहा है, इस बिल्ले को बिल्ली देख रही है। अब ज़रा देखिए आनंद, देखिएगा ज़रा। ये बम जलाया, टॉम को दे दिया, टॉम ने अपनी नाक पे रख लिया। टीवी में जो हुआ सो हुआ, असली बिल्ली भी भागी। कमाल है भाई। कल जब आपने रैप सुना था, अगले दिन इंस्टा पर, हाँ वो रैप भी वायरल हो गया। उस रैप को लेकर भी तमाम सारी बातें हो रही। बहुत सारे लोग बोल रहे सर वो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति लेफ्टिस्ट है। हमने सिर्फ उतना सॉन्ग उठाना जो हमारे मतलब का है, हमें किसी से कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ना है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जो वो राष्ट्रवादी होता है उससे एक गलती होती तो हम उसे अपने समाज से बाहर निकाल देते। निकल जा भाई, राष्ट्रवादी नहीं रहा, हिंदूवादी नहीं रहा। वहाँ से कोई यदि हम किसी को ला सकते हैं, हमें वहाँ से लेना भी नहीं आता, वहाँ से छीनना भी नहीं आता, अपना भी छोड़ते जाते हैं। ऐसे तो कोई बचेगा ही नहीं अपने पास, ख़त्म हो जाएंगे हम लोग। तो जो वहाँ से, अब ये सॉन्ग को हमको पॉपुलर करना है, क्योंकि है तो लेफ्टिस्ट को सबसे ज़्यादा आग लगेगी, इसने ये वाला सॉन्ग कैसे गा दिया। तो वहाँ से अपने आप कन्नी कटेगी, काम ख़त्म। एक सॉन्ग जो उसने ऐसा गाया, उसमें यदि उसको ख्याति मिलेगी, अगला सॉन्ग भी ऐसे ही बनाएगा। अपनी ख्याति के लिए आदमी सब कुछ करता है ना। तो हमको ये सीखना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा, हमको कहाँ कैसा रिएक्शन देना है, राइट। किन्हीं लोगों ने कहा था शाम को समझाना, तो आज समय थोड़ा कम रहा, इसलिए शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं, तो कृपया कर इस QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फीस जमा करा दें, सपोर्ट कर दें, कंट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये चैनल चलता है। जब तक चलेगा तब तक चलेगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप, यदि आपको बात करनी है तो आप इस नंबर पर मैसेज के साथ अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो और कारण क्या वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको कॉल बैक हमारा आ जाएगा, राइट। तो लाइंस खोल दी हैं, बस इतनी ही खोली हैं फ़िलहाल। जो अभी बात नहीं कर रहे थे उसमें इतनी बातचीत के लिए खोल दिया कि यदि आप 8770720196 गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूशन के साथ में अपना कमेंट और आप किस बारे में आप बात करना चाहते हैं वो और अपना नंबर देंगे, तो आपको कॉल बैक हमारी तरफ से आ जाएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL है। ये जो चीज़ है ये आप QR कोड स्कैन करके उसमें नोट होता है, उसमें भी कर सकते हैं। जैसे आप QR कोड स्कैन करेंगे,
नीचे एक नोट आता है, उस नोट में भी आप अपनी बात को कह सकते हैं और अपना नंबर लिख सकते हैं। नंबर आवश्यक है, बिना उसके, क्योंकि आपके नंबर मास्क होते हैं, हमारे पास नंबर दिखता नहीं है आपका, तो वरना हम कॉल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मित्रों ये था आज का लाइव, कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।